हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज नॉवल के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हमें सस्पेंस, इमोशंस और डार्क रियलिटी का परफेक्ट मिक्स देखने को मिलेगा, जो इस नॉवल को और भी स्पेशल बनाता है। अगर आप लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के फैन हो या फिर आपको मिस्ट्री, फैंटेसी और थ्रिलर स्टोरीज पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपना ओपिनियन कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही और चैप्टर्स एक्सप्लेन करने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना किसी डिले के लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के आज के चैप्टर की जर्नी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1395, एक नॉर्मल इंसान का डेली लाइफ 1। आपके पास उनकी होलीनेस से मिलने का मौका है। बार्टन ने सुना कि कोई उससे कुछ कह रहा है। वो आदमी गहरे ब्लू रंग का बिशप आउटफिट पहने हुए था। बार्टन ने जितनी भी कोशिश की वो दूसरे आदमी का चेहरा समझ ही नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा ग्रे धुंधली गैस से ढका हुआ हो। वैसे भी ये कोई छोटी बात नहीं थी। भगवान के एक डिवोटेड बिलीवर के लिए बार्टन के लिए उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव से मिलना ही सबसे बड़ा ऑनर था। इस वजह से वो इतना एक्साइटेड हो गया कि एक शब्द भी बोल नहीं पाया। बिशप के पीछे चलते हुए जैसे जैसे वो हॉल के अंदर एक एक कदम रख रहा था, उसका पूरा बॉडी कांप रहा था। बार्टन हॉल का डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी नहीं दे पाया। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो जगह बहुत ज्यादा ग्रैंड और मैग्निफिसेंट थी और वहां एक हेवी प्रेशर फील हो रहा था। वो सिर्फ ओबीडियंट तरीके से अपना सर झुका सकता था। आखिरकार वो सीढ़ियों के सामने पहुंच गया। उसी मोमेंट जैसे ही उसने इंस्टिंक्टिवली अपना सर ऊपर उठाया, उसे इजाजत मिल गई। तभी उसने गोल्डन रिट्रीवर देखा। उस कुत्ते ने गहरे ब्लू रंग का एक लग्जूरियस रोब पहना हुआ था, बिल्कुल कर्टन जैसा। उसके सर पर एक पेपर क्राउन था जिसमें कई जेमस्टोन्स लगे हुए थे। वो एक बड़ा सा थ्रोन पर बैठा हुआ था और चुपचाप बार्टन को देख रहा था। बार्टन बिल्कुल स्टन्ड हो गया। ये पॉन्टिफ है। बार्टन शॉक और घबराहट से भर गया। उसके दिल में तेजी से डर का एहसास उठा। तब अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा कि सुबह की रोशनी छत को रोशन कर रही है। बार्टन उठकर बैठ गया, हल्का सा हांफते हुए, और जितनी जल्दी हो सके सपने के असर से निकलने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ? उसकी वाइफ को कुछ गलत लगा और वो भी उठ गई। बार्टन ने सर हिला दिया। बहुत बुरा सपना था। उसने अपनी वाइफ को सच नहीं बताया। उसने सपने में देखा था कि पोप एक गोल्डन रिट्रीवर है। वो श्योर था कि अगर उसने बता दिया तो उसकी वाइफ डर के साथ बोलेगी, तुम्हारे इतने अनहोली थॉट्स कैसे हो सकते हैं? अगर ऐसा होता तो वो बस कंधे उचाक कर कह देता, मैं मजाक कर रहा हूं, मैं अपनी टेंशन फैमिली लाइफ में नहीं ला सकता। ये जगह इंसान के आराम के लिए बनाई गई जन्नत है। और वैसे भी औरतें ज्यादा डीप क्वेश्चन समझ नहीं सकती। उनमें फीलिंग्स और लव को समझने की एबिलिटी होती है। बार्टन ने फिर अपने सपने के बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं। वो बेड से उठा और बाथरूम में जाकर दांत ब्रश करने लगा। ब्रेकफास्ट के बाद उसने अपनी वाइफ और बच्चों को किस किया, फिर अपने घर से निकला और सिटी के एज पर जो वर्किंग डिस्ट्रिक्ट था वहां जाने के लिए ट्रैकलेस पब्लिक कैरेज ले ली। वो लोन रेलिक सर्च एंड प्रिजर्वेशन फाउंडेशन में काम करता था और उसकी सैलरी काफी अच्छी थी। ईस्ट चेस्टर काउंटी की कैपिटल स्टोन सिटी जैसे शहरों में उसे अपर मिडिल क्लास माना जाता था। रास्ते में बोर होकर बार्टन बाहर की सड़कों को देखने लगा। वॉर का डायरेक्ट इफेक्ट ना होने की वजह से स्टोन सिटी ने अभी भी अपनी पुरानी प्रॉस्पेरिटी संभाल रखी थी। कैरेजेस, साइकिल्स, पेडेस्ट्रियंस और स्ट्रे डॉग्स इधर उधर आ जा रहे थे। जगह लाइवली और नॉइजी थी। बार्टन ऐसे सीन का पहले से ही आदी हो चुका था। नॉर्मली उसे कुछ खास महसूस नहीं होता, लेकिन पिछली रात के सपने ने उसे थोड़ा अनईजी कर दिया था। जब भी वो रोड पर किसी डॉग को देखता, उसे लगता जैसे वो पोप का अवतार है, जिसे उसे झुककर सल्यूट करना चाहिए। होली गॉड ऑफ स्टॉर्म्स, प्लीज अपने रिपेंट करने वाले सर्वेंट को माफ कर दीजिए। बार्टन ने अपना राइट हैंड उठाया, मुट्ठी बंद की और धीरे से अपनी लेफ्ट चेस्ट पर टैप किया। थोड़ी देर बाद वो लोन रेलिक सर्च एंड प्रिजर्वेशन फाउंडेशन पहुंच गया। कलीग्स को ग्रीट करते हुए वो अपने ऑफिस में चला गया। अपनी हैट और कोट लटकाने के बाद बार्टन ने रिलैक्स किया और आराम से अपने लिए स्पेशल ब्लैक टी बनाई। वो लगभग मिडिल एज हो चुका था और उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही थी। वो हमेशा एक सिंपल मेथड चाहता था जिससे बिना ज्यादा मुश्किल के अपनी बॉडी को सप्लीमेंट कर सके। ब्लैक टी प्रिपेयर करते वक्त बार्टन ने डेस्क पर रखे कुछ न्यूज़पेपर्स उठा लिए ताकि काम शुरू करने से पहले थोड़ा रेडी हो सके। पिछले सीजन में बैकलैंड की इकोनॉमिक कंडीशन काफी इंप्रूव हुई है। किंग लेवल का एक और पायरेट क्वीन ऑफ स्टार्स सोनिया सी और फियरलेस सी में दिखाई दी है। डेजी बे का ट्रेड फेयर। धीरे धीरे न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद बार्टन ने ब्लैक टी का एक सिप लिया और अपना काम शुरू कर दिया। वर्नल का एक लेटर।
जब बार्टन डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था तो उसे अपनी डेस्क पर एक पुराने दोस्त का लेटर मिला। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था जिसका लोन रेलिक सर्च एंड प्रिजर्वेशन फाउंडेशन के साथ क्लोज कनेक्शन था। बार्टन ने तुरंत एक लेटर कटर निकाला, एनवेलप खोला और सीरियसली पढ़ना शुरू किया। माय डियर फ्रेंड, मेरे स्टूडेंट्स और मैंने सिविलोस काउंटी के पहाड़ों में कुछ इंटरेस्टिंग रूइंस डिस्कवर किए हैं। शायद इनका ओरिजिन हिस्ट्री के उस पीरियड से हो सकता है जिसे हम फोर्थ एपॉक के रेफ्यूजीज के नाम से जानते हैं, जिनके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है। अननोन रीजंस की वजह से उन्होंने सिटी छोड़कर फॉरेस्ट्स के अंदर चले गए। वो एक ट्राइब के रूप में एग्जिस्ट करते रहे। हो सकता है कि वो किसी चीज की गार्डिंग कर रहे थे, लेकिन वो चीज टाइम के साथ कब की खत्म हो चुकी है और सिर्फ रूइंस और लाशें छोड़ गई हैं। मैं और मेरे स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन मेथड्स फॉलो करते हुए इस जगह की एक्सकवेशन करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो फोर्थ एपॉक की हिस्ट्री को रिस्टोर करने में मदद करे। माउंटेन्स के बारे में पढ़ते ही बार्टन के दिमाग में पहला ख्याल रेलिक्स या हिस्ट्री का नहीं आया। उसके दिमाग में आए बजिंग मस्कीटोज, ह्यूमिड और डार्क एनवायरनमेंट और वो कैंप जो वाइल्ड एनिमल्स के लिए एक अट्रैक्शन बन जाता है। उसने सर हिला दिया, फिर पेन और पेपर उठाया। उसने लेटर को फाइल कर दिया और अपने सीनियर्स को भेजने की तैयारी करने लगा। चैप्टर 1396, एक नॉर्मल इंसान का डेली लाइफ 2। ड्राफ्ट टाइटल के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद बार्टन डॉक्यूमेंट में कुछ डिटेल्स ऐड करने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे रियलाइज हुआ कि वर्नल ने कोई सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं की थी। क्या वो सोचता है कि फाउंडेशन के साथ अपने रिलेशनशिप पर ट्रस्ट करके सिर्फ एक लेटर के थ्रू फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकता है? बार्टन ने अपनी डेस्क के अराउंड देखा और इंटरनली छुप छुप के मर्मर किया। उसकी ओपिनियन में वर्नल एरोगेंट आर्कियोलॉजिस्ट नहीं था। एंथुजियास्टिक और इम्पेशेंट होने के अलावा वो हर दूसरे एस्पेक्ट में एक डिस्टिंक्टिव सॉलिटरी जेंटलमैन था। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब कोई लोन रिलिक सर्च एंड प्रिजर्वेशन फाउंडेशन से फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट करता तो उसे प्रोजेक्ट के कवर लेटर के अलावा फोटोज, एंशिएंट सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स और दूसरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती, वरना फाउंडेशन रिव्यू और डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता और प्रोजेक्ट साइट इंस्पेक्शन के लिए टीम भेजने में सोने के पाउंड्स का खर्चा तो दूर की बात है। या क्या हो सकता है कि वर्नल एफनर थोड़ा केयरलेस था और इन्फॉर्मेशन भेजना ही भूल गया? ऑफ कोर्स वर्नल और फाउंडेशन के बीच जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल पॉसिबल है कि अपर मैनेजमेंट एक या दो लोगों को भेजकर वेरिफिकेशन मीटिंग अरेंज करें। हाँ, एक फ्रेंड के रूप में मुझे अब भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। बार्टन ने सर हिलाया और आगे और ज्यादा नहीं सोचा। वो खड़ा हुआ और बुक शेल्फ की तरफ चला गया। फिर उसने अपनी राइट हैंड फैलाई, फिंगर्स का यूज करके रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करते हुए बुक के स्पाइन के बैक पोर्शन को जेंटली स्ट्रोक किया। फाइनली उसने कुछ बुक्स और जर्नल्स निकाले और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को कंबाइन करके डॉक्यूमेंट में सिविलॉस माउंटेन रेंज की हिस्ट्री का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जो वो सबमिट करने वाले थे। साइंटिफिक कम्युनिटी में एक जनरल व्यू है, एक ऐसी पीरियड में जो कितनी लंबी या छोटी है ये पता नहीं। सोलोमन एम्पायर और ट्यूडर डायनेस्टी नॉर्थ कॉन्टिनेंट में को एग्जिस्ट करते थे और उनकी बाउंड्री शायद हॉनियस के लोकेशन पर थी। माउंटेन रेंज और फैनी पॉटर हाईलैंड्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सिविलॉस काउंटी में हॉनिसस माउंटेन रेंज का एरिया दोनों साइड्स के लिए डिस्प्यूटेड ग्राउंड था। बार्टन ने वर्नल का सपोर्ट नहीं किया। उसने सिर्फ ये रेफरेंस प्रोवाइड किया कि सिविलॉस काउंटी के माउंटेन्स में सच में फोर्थ एपॉक के पॉसिबल रूइंस एग्जिस्ट करते थे। ऐसे में अगर प्रूव हो गया कि वर्नल झूठ बोल रहा था तो कोई भी उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं माने, क्योंकि सारे डिटेल्स वेल नोन हिस्टोरियन से आए थे। बार्टन ने केयरफुली स्निपेट सिलेक्ट किए। डॉक्यूमेंट के एंड में उसने रेफरेंसेज लिस्ट किए। एडगर्स, एक यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट का लेक्चरर, सिविलॉस काउंटी के प्राइवेट हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए। डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद बार्टन ने टॉप टू बॉटम पढ़कर कुछ चोजन वर्ड्स और सेंटेंसेस मॉडिफाई किए। फिर वो ड्राफ्ट लेकर एडजेसेंट क्लर्क्स रूम में गया। क्लर्क से कहा कि मैकेनिकल टाइपराइटर का यूज करके फॉर्मल डॉक्यूमेंट टाइप कर दे। लोन रेलिक सर्च एंड प्रिजर्वेशन फाउंडेशन हमेशा काफी फीमेल स्टाफ हायर करता था। लोवेस्ट लेवल के ऑर्डिनरी क्लर्क से लेकर अपर लेवल डेप्यूटी डायरेक्टर्स तक उनमें एटलीस्ट हाफ विमेन होती थी। बार्टन को इस बारे में कुछ कहने के लिए जरूरत थी, लेकिन उसने ना बोला ना ऑब्जेक्शन की हिम्मत की। वो बस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकता था। अनडाउटेडली जब वेट करना पड़ता तो ये यंग फीमेल क्लर्क्स को बिजी देखना काफी अच्छा लगता था। कम से कम इससे ऑफिस का कलर एनरिच होता था। जैसे ही बार्टन ने टैपिंग की आवाज सुनी वो क्वाइटली मर्मर किया। डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद उसने साइन किया और सबमिट कर दिया। फिर पहले की तरह अपना काम कंटिन्यू किया। टेस्ट प्रोजेक्ट्स, प्रोफेशनल ओपिनियंस देना और फाउंडेशन के डॉक्यूमेंट्स और नोट्स के लिए रिसर्च मटेरियल कलेक्ट करना, लेकिन यही लिमिट नहीं थी। एक दिन जल्दी बीत गया और बार्टन ने 6 PM पर कंपनी छोड़ी। पब्लिक कैरेज ली और 1 घंटे के बाद घर वापस आ गया। ये कॉमन अकरेंस थी सारे मेजर सिटीज में, इसलिए हाई टी का ट्रेंड बना। 12 से 1 PM के लंच के बाद लोगों को घर पहुंचने में 7:30 या 8 PM लग जाता। अगर हाई टी सेशन ना होता तो मेजॉरिटी लोग अनयूजुअली हंग्री होते। ऑफ कोर्स ये सिर्फ मिडिल क्लास और अपर के लिए लिमिटेड था। बहुत से पुअर लोग दिन में 2 मील्स कर पाते। वर्क कपल के लिए दोनों वर्किंग होते और रात 8 PM तक घर वापस आकर डिनर बनाना पड़ता।
वर्नल आफ्टरनून में मिलने आया था, बार्टन की वाइफ कैजुअली बोली और उसका कोट और हैट उतारने में हेल्प की। वर्नल? बार्टन को एक सेकंड के लिए शॉक लगा। जो आर्कियोलॉजिस्ट फोर्थ एपॉक के रूइन सिविलॉस काउंटी में डिस्कवर किया था, वो ईस्ट चेस्टर काउंटी वापस आ गया था। जैसे ही वाइफ ने ये बोला, बार्टन ने आईब्रोज रेज किया और इंटरनली मर्मर किया, ही लिटरली फॉरगॉट टू सेंड द इन्फो, इसीलिए पर्सनली वापस आया। नहीं, इतनी ट्रबल लेने की जरूरत नहीं। रॉयल मेल काफी रिलायबल है, प्लस अगर वीकेंड नहीं होता मैं डेफिनेटली फाउंडेशन में होता। हाँ, इंस्पेक्शन रिव्यू के लिए कहीं और भेजा जाता। इस बात को ध्यान में रखते हुए बार्टन ने पूछा, वो कहाँ है? बार्टन की वाइफ बोली, वो सिर्फ 15 मिनट्स के लिए आपके स्टडी रूम में वेट कर रहा था जाने से पहले। बार्टन ने प्रेस किया, क्या उसने बताया कि कौन से होटल में स्टे कर रहा है, कब वापस आएगा? आर्कियोलॉजिस्ट वर्नल ईस्ट चेस्टर काउंटी से थे, लेकिन वो स्टोन के रेजिडेंट नहीं थे, उसके पास यहां जगह नहीं थी। उसने नहीं बोला, ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी में है। बार्टन की वाइफ एक मोमेंट के लिए रुकी पहले कि वो आगे बढ़े। वो काफी इंपेशेंट लग रहा था। बार्टन ने अपनी रिसीडिंग हेयरलाइन को टच किया और जेंटली सर हिलाया। मैं स्टडी में रहूंगा। उनका स्टडी रूम सेकंड फ्लोर पर था, जहां कई बुकशेल्फ्स और कुछ पोस्टलेन आइटम्स रखे हुए थे। उसे पोस्टलेन का ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन वो एक्टिवली यूनिक आइटम्स एक्सप्लोर करता था। कुछ एक्सप्लोर करने के बाद बार्टन को वर्नल ने कोई नोट या लेटर नहीं छोड़ा। उसने क्विकली इस बात को अपने दिमाग से डिसमिस कर दिया। ये उसका नॉर्मल रूल था, घर आके काम से प्रॉब्लम नहीं लेना। रात के डिनर के बाद उसने अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, फिर जल्दी से नहाया और बेड पर चला गया। रात की साइलेंस में वो अचानक उठ गया और आंखें खोली। 10 इयर्स पहले एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के दौरान डेंजर फेस करने के बाद बार्टन को एक अवेयरनेस और स्पिरिचुअल परसेप्शन का सेंस आ गया था, जो नॉर्मल लोगों से ज्यादा स्ट्रांग था। वो हमेशा कुछ ऐसी एक्टिविटीज फील कर सकता था जो दूसरे लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, दूसरे लोगों को लगता है कि जब विजिटर डोर पर आता है कोई उसे देख रहा है, लेकिन बार्टन को पता चल जाता कि कॉरिडोर के नीचे से कोई इन्वॉल्व है या नहीं। कोई क्वाइटली अंदर आया। बार्टन सडनली उठ गया, आंखें वाइड ओपन। उसने अपनी वाइफ को देखा जो डीप स्लीप में थी और उसे डिस्टर्ब नहीं किया। बहुत ही लाइट मूवमेंट के साथ वो बेड से उठा और वॉल पर लटकी डबल बैरल हंटिंग राइफल हटाई। राइफल उठाने के बाद उसने धीरे से दरवाजा खोला और कॉरिडोर के नीचे देखा। प्लेस रात के डार्कनेस में सबमर्ज था और फेंट रेड ग्लो कुछ ऑब्जेक्ट्स को हाईलाइट कर रहा था। बार्टन ने हेजिटेट नहीं किया। वो कॉरिडोर में एंटर हुआ और एरिया इंस्पेक्ट किया, तो थीफ नहीं मिला। क्या मैं गलत हूं? कॉन्फिडेंस थोड़ी कम फील करते हुए बार्टन वापस पलटा। सेकंड फ्लोर के किसी भी रूम का ओपन इंडिकेशन नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद बार्टन स्टडी रूम के दरवाजे के पास आया, हैंडल पकड़ा और धीरे से टर्न किया। दरवाजा क्वाइटली ओपन हुआ। इनसाइड सब डार्कनेस में सबमर्ज था, हर तरह के मॉन्स्टर्स जैसा। कर्टन्स खींचने के बाद बार्टन ने मूनलाइट की हेल्प से इंटीरियर केयरफुली इंस्पेक्ट किया और कंफर्म किया कि इंटीरियर एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा याद था। मैं सच में काफी सेंसिटिव हूं कल के नाइटमेयर के इम्पैक्ट के बाद। बार्टन ने साई किया और क्विकली स्टडी छोड़ दिया। पीछे कर्टन्स थोड़ी हिल रही थी जैसे हवा का गस्ट आया हो। नेक्स्ट डे बार्टन अपनी डेली रूटीन कंटिन्यू किया। अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को किस किया, रेंटल कैरेज ली, न्यूज़पेपर्स पढ़े, ब्लैक टी बनाई, लेटर्स पढ़े। वर्नल का एक और लेटर आया। बार्टन को रिलीफ फील हुआ और उसने लेटर ओपन किया, लेकिन लेटर में कुछ नहीं था। लगता है सेंडर लेटर एनवेलप में डालना ही भूल गया। क्या वर्नल रिसेंटली एब्सेंट माइंडेड हो गया क्या? बार्टन ने एनवेलप हाथ में लिया और सडनली रियलाइज किया कि इसमें क्या पैटर्न है। थोड़ा अनयूजुअल है। ये एक कमेमोरेटिव स्टाइल एनवेलप है। बार्टन के नॉलेज के हिसाब से बैकलैंड और स्टोन में काफी हाई लेवल होटल्स हैं जो अपने गेस्ट्स को स्पेशल एनवेलप्स और पेपर्स प्रोवाइड करते हैं। ये एक टूरिस्ट सुवेनियर के बराबर है। ये कौन सा होटल है? बार्टन ने एनवेलप अपनी नाक के पास रखा और स्मेल स्निफ करने के लिए तैयार था। ये यूनिक और आइडेंटिफाइबल भी था। नेक्स्ट सेकंड उसे हल्का सा ब्लड स्मेल भी फील हुआ। चैप्टर 1397 एक नॉर्मल इंसान का डेली लाइफ 3। तुरंत बार्टन के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि वो कंफर्म नहीं हो सका कि उसे ब्लड की स्मेल आ रही है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ने बता दिया कि ये ब्लड की स्मेल थी। वर्नल को कुछ मिसफॉर्चून फेस हुआ, बिल्कुल उस आर्कियोलॉजिकल टीम की तरह जिसमें मैं उस टाइम था। नहीं, एनवेलप पर कोई ब्लड नहीं है, फिर ये ब्लड की स्मेल कैसे आ सकती है? थोड़ी देर के एक्सट्रीम फियर के बाद बार्टन तुरंत उठ खड़ा हुआ। एक नॉर्मल इंसान के रूप में ऐसी सिचुएशन का सिर्फ एक ही रिएक्शन होता था, पुलिस को कॉल करना। जैसे ही बार्टन ने एनवेलप उठाया और अपनी सीट छोड़ी, उसे सडनली कुछ याद आया। लोन रेलिक सर्च एंड प्रिजर्वेशन फाउंडेशन के अंदर ऐसी सिचुएशंस के लिए क्लियर रूल्स थे। अगर किसी प्रोजेक्ट में ऐसी इवेंट होती जो टेरिफाइंग या बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन होती, एम्प्लॉइज को इमीडिएटली सब कुछ रोक देना और कंप्लायंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता। वो फॉलोअप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते। बार्टन को समझ नहीं आया कि उसे वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी कंप्लायंस डिपार्टमेंट के लिए। जितना वो जानता था, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो रूल्स के किसी भी वायलेशन के लिए प्रोविजंस और ऑडिट एस्टिमेट्स हैंडल करता था। इसका अननोन हैजार्ड से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि फाउंडेशन की फाउंडर मिस ऑड्रे हॉल ने डिपार्टमेंट के इंटरनल ऑडिटिंग के दौरान काफी चेंजेस नहीं किए। उसने बस एक क्लॉज ऐड किया।
इसलिए हायर अप्स इस पर उनसे डिबेट करना नहीं चाहते थे। और ऑब्वियसली मैं सिक्योरिटी चीफ से मिलना प्रेफर करूंगा। बार्टन ने मर्मर किया। अपने ऑफिस से बाहर निकले और कॉरिडोर के एंड में सीधा कंप्लायंस डिपार्टमेंट की तरफ बढ़े। नॉक नॉक नॉक। उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और पोलाइटली 3 बार डोर नॉक किया। कम इन, इनसाइड से एक आवाज आई, बिना किसी यूनिकनेस के। सच कहें, बार्टन को कंप्लायंस डिपार्टमेंट के कोलीग्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। उसे बस इतना पता था कि वो कोल्ड और हार्टलेस होते हैं, जल्दी एक्शन लेते और कोई भी पैरासाइट इजीली पकड़ लेते जो फाउंडेशन को फंडिंग के लिए चीट करने की कोशिश करे। एक डीप ब्रेथ लेते हुए बार्टन ने डोर हैंडल घुमाया और धक्का देके डोर ओपन किया। उसके दिमाग में कंप्लायंस डिपार्टमेंट शायद अनयूजुअली डार्क एनवायरनमेंट में काम करता था। सब साइलेंट थे और टाइम टू टाइम कुछ वर्ड्स एक्सचेंज होते जिससे डिसाइड होता किसी प्रोजेक्ट और लीड इन्वेस्टिगेटर का फेट। हालांकि पहली चीज जो उसकी आंखों में आई वो थी ब्राइट सनलाइट, कलरफुल डेकोरेशंस और एक ओपन और ब्राइट सेटिंग। क्या है बात? कंप्लायंस के एक ब्लैक हेड ब्राउन आइड एम्प्लॉय ने वेलकम किया, जिसका कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं था। उसने एक थिक ब्लैक कोट पहना था जो ईस्ट चेस्टर के कोल्ड विंटर को बेयर नहीं कर रहा था। बार्टन ने नोटिस किया कि इस एम्प्लॉय की वॉइस में एक एक्सेंट था, या तो वहां बॉर्न हुआ था या काफी टाइम वहां रहा। वो कोल्ड, मैकेनिकल और डिफिकल्ट टू फॉलो नहीं था, एक्चुअली फ्रेंडली भी लगता था। जैसे ही बार्टन के दिमाग में थॉट आया, उसने क्विकली बोला, लगता है हमारे कलीग को सिचुएशन फेस करनी पड़ी है। जो लेटर भेजा था उसमें सिर्फ एक एनवेलप था, इनसाइड कोई कंटेंट नहीं और ब्लड की स्मेल आ रही है। कंप्लायंस एम्प्लॉय ने एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया, सर हिलाया और बोला, शो मी द एनवेलप। बार्टन ने आर्कियोलॉजिस्ट वर्नल का लेटर पास किया। तब उसे रियलाइज हुआ कि वो रूड हो रहा था। उसने क्विकली पूछा, एक्सक्यूज मी, आपको कैसे एड्रेस करूं? कंप्लायंस एम्प्लॉय ने एनवेलप उठाया और सनलाइट के सामने केयरफुली देखा, फिर कैजुअली जवाब दिया, कंप्लायंस डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर पशीको ड्वेन, एक्सपीरियंस्ड लॉयर। बस मुझे पशीको कह दो। बार्टन के आंसर का वेट किए बिना पशीको ने अपना हैंड नीचे किया और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, एक्चुअली कुछ अनयूजुअल है। इनिशियल कंक्लूजन, ये लेटर क्लिफ होटल, स्टोन सिटी से है। मैं थोड़ा टाइम बाहर रहा हूं और मुझे पता है कि वो लोग अपने एनवेल्प्स और पेपर्स पर लैवेंडर कासल एम्बॉस करते हैं। क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए? बार्टन ऑलमोस्ट क्राई करने लगा। पशीको ने सर हिलाया और बोला, नॉट फॉर नाउ, लेट्स कंफर्म सिचुएशन एट द साइट। इसके लिए आपकी हेल्प चाहिए। मैं उस कलीग को नहीं जानता, सब फाइन होगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। बार्टन हेजिटेंट था। लोन रेलिक सर्च एंड प्रिजर्वेशन फाउंडेशन से बाहर निकलते ही और रेंटल कैरेज लेते ही साइलेंस अनयूजुअल लगा। उसने इनिशिएट करके पूछा, पशीको, तुम बैकलैंड से हो? नहीं, पशीको ने सर हिलाया। मैं मिड शोर से हूं। मैं अप्रॉक्स 15 इयर्स बैकलैंड में रहा। बैकलैंड क्यों छोड़ा? मैंने सुना कि ये सिटी लॉयर्स के करियर डेवलप करने के लिए परफेक्ट है। बार्टन ने कैजुअली बोला। पशीको मुस्कुराया, बट इट इज अ कॉम्पिटिटिव जगह भी है। जस्ट किडिंग। मैं एक बार प्राइवेट लॉयर और स्टीम कार मोगल फ्रैमी केज का पार्टनर था। बाद में बैकलैंड बाइक कंपनी में इन्वेस्ट किया और कंपनी का लीगल एडवाइजर के रूप में काम किया। बार्टन सडनली एनलाइटेंड हो गया। मिस ऑड्रे के पास उस कंपनी में काफी शेयर्स हैं। क्या आपकी वजह से वो जानते हैं? एग्जैक्टली। पशीको ने साई किया। अनफॉर्चुनेटली वॉर में फ्रैमी डाइड। उनकी एस्टेट डिस्प्यूट में गई। एज अ फ्रेंड मैंने उनकी विडो और चिल्ड्रन को सब्सटैंशियल पोर्शन सिक्योर करने में हेल्प की। रिजल्टेंटली कुछ लोग अपसेट हुए। इससे बैकलैंड में मेरी सिचुएशन टफ हो गई। फॉर्चुनेटली मिस ऑड्रे ने ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की और मुझे डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंप्लायंस के रूप में फाउंडेशन में ईस्ट चेस्टर काउंटी बुलाया। पशीको के बताने से बार्टन ने उसके साथ एक इंटीमेट रिलेशन फील किया। वो थोड़ा सरप्राइज था और पूछा, उन्होंने आपको टारगेट क्यों किया? आप बस फ्रेंड और लॉयर के रूप में ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। उन्हें रैमी के केज की विडो और चिल्ड्रन को टारगेट करना चाहिए था। पशीको ने सेल्फ डेप्रिकेटिंग लाफ किया और बोला, आई यूज्ड सम इम्प्रॉपर मेथड्स। ऑल्सो फ्रैमीज के पास और फ्रेंड्स हैं विडो और चिल्ड्रन केयर करने के लिए। जैसे ही वो कन्वर्सेशन कर रहे थे, रेंटल कैरेज स्टोन सिटी के क्लिफ होटल पर पहुंचा। होटल का लोकेशन काफी अच्छा था। रोड ब्यूटीफुल और क्वाइट था और सिटी के बिजिएस्ट स्ट्रीट्स तक रीच करने में सिर्फ 10 मिनट्स लगे। होटल में एंटर करते ही और बॉस को ढूंढते ही पशीको डायरेक्टली पूछा, वे आर हियर टू फाइंड अ फ्रेंड नेम्ड वर्नल। उनकी इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन के थ्रू वो पहले ही टारगेट का जनरल स्टेटस समझ गए थे। बॉस ने सरप्राइज रेज किया, इफ आई रिमेंबर करेक्टली यहां वर्नल नाम का कोई गेस्ट नहीं होना चाहिए। बार्टन ने इमीडिएटली बोला, ही इज स्लाइटली टॉल, वेल बिल्ट, नोज ऑलवेज वेरी रेड एंड बॉडी ऑफन स्मेल्स ऑफ एल्कोहल। उसने वर्नल के फीचर्स डिटेल में डिस्क्राइब किए। बॉस को याद आया और उसने एडजेसेंट अटेंडेंट की तरफ देखा। वहां एक गेस्ट था। अटेंडेंट ने इमीडिएटली आंसर दिया, रूम 309 में स्टे करता है। अटेंडेंट की गाइडेंस में बार्टन और पशीको रूम के बाहर पहुंचे और डोर नॉक किया। नॉक की आवाज एको हुई, लेकिन अंदर कोई स्टर नहीं।
जैसे ही बार्टन फिर से पुलिस कॉल सजेस्ट करने वाला था, पशीको सडनली नीचे झुका और डोर के नीचे की क्रैक से एक वाइट सॉफ्ट टफ्ट ऑफ हेयर उठा लिया। नहीं, ये हेयर नहीं है, ये फॉग कंडेंसेशन जैसा लगता था। पशीको की फिंगर से टच करते ही वो स्प्रेड हुआ और एयर में डिसॉल्व हो गया। उसी समय बार्टन, जिनकी स्पिरिचुअल परसेप्शन नॉर्मल से थोड़ी अलग थी, ने वेगली एक फेंट मेल वॉइस सुनी। कल, टमारा। अध्याय 1398, एक सामान्य व्यक्ति का दैनिक जीवन 4। टमारा बर्टन नाम के बारे में सोचता रहा और समझने की कोशिश की कि इसका मतलब क्या हो सकता है। अब वो पहले जैसा आदमी नहीं रहा था जो अचानक महसूस करता था कि वो ऐसी आवाजें सुन सकता है जो दूसरे नहीं सुन पाते। वो घबराकर इधर उधर नहीं देख रहा था, इस उम्मीद में कि कहीं कोई अंधेरे कोने में छुपा खड़ा बोल रहा हो। ऐसा कोई साइन नहीं था कि वो बार बार लकड़ी के खंबे को पकड़कर किसी पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ेगा। वो शांत खड़ा रहकर कंप्लायंस डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर पाशिको की रिएक्शन देख रहा था। पाशिको ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या आपने चौथे महाकाव्य के इतिहास पर कोई रिसर्च की है? थोड़ी सी, बर्टन ने विनम्रता से जवाब दिया। इस वक्त उसने ये प्रिटेंड नहीं किया कि उसे फोर्थ इपॉक के हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। पहली बात, उसका कैरेक्टर इसकी इजाजत नहीं देता था। दूसरी बात, उसकी करंट पोजीशन डायरेक्टली उसके हिस्टोरिकल एकेडमिक बैकग्राउंड का रिजल्ट थी। अगर इस फील्ड में उसकी कोई बड़ी कमी होती तो फाउंडेशन उसे कल ही निकाल सकती थी। पाशिको ने दरवाजे की तरफ देखा और बोला, क्या आपने पहले टमारा नाम सुना है? सुना है। बर्टन ने नेचुरली अपना सर घुमाकर पाशिको की तरफ देखा। फोर्थ इपॉक के कम जाने पहचाने हिस्ट्री में टमारा नाम कई बार आता है और उसकी फ्रीक्वेंसी ट्यूटर, सोलोमन और ट्रूनॉस्ट के बाद दूसरे नंबर पर है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि टमारा फोर्थ इपॉक के किसी एम्पायर के एक बड़े नोबल का रिप्रेजेंटेटिव था। ये कहने के बाद बर्टन रुक गया और बोला कि वर्नल ने रिसेंटली फोर्थ इपॉक के कुछ रूइंस डिस्कवर किए थे। क्योंकि होटल का वेटर उनके साथ था, इसलिए उसने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि टमारा नाम का शायद वर्नल के सामने आ रही करंट अबनॉर्मैलिटी से कुछ लेना देना हो सकता है। पाशिको ने कोई जवाब नहीं दिया। वो होटल अटेंडेंट की तरफ मुड़ा और बोला, मैं एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का चार्ज लेने वाला पुलिस ऑफिसर हूं। मुझे शक है कि इस रूम के टेनेंट को कुछ बदनसीबी का सामना करना पड़ा है। कृपया तुरंत दरवाजा खोलिए। बोलते हुए उसने अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट निकाला और सामने वाले को दिखाया। होटल अटेंडेंट घबरा गया और आइडेंटिटी को ध्यान से देखने लगा। तो ठीक है, मैं चाबियां ले आता हूं, बोलकर वो मुड़कर सीढ़ियों की तरफ भाग गया। आप पुलिस ऑफिसर हो? साइड से देख रहा बर्टन शॉक में आ गया। पाशिको ने अपने हाथ में मौजूद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को देखा और मुस्कुराया। ये डॉक्यूमेंट 100% रियल है, लीगल तरीके से लिया गया है। फिर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं? बर्टन ने आदत से जवाब दिया। मुझे ऑथेंटिसिटी की परवाह नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या आप वाकई पुलिस ऑफिसर हैं। पाशिको हंस पड़ा। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। इस जवाब से बर्टन थोड़ा इरिटेट हो गया, लेकिन एक टिपिकल लोन जेंटलमैन होने के नाते उसे पता था कि सामने वाला डायरेक्टली जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसने शांति से अपना मुंह बंद कर लिया। वैसे भी एक रीजन ये भी था कि सामने वाला कंप्लायंस डिपार्टमेंट का डेप्यूटी डायरेक्टर था। होटल ओनर और अटेंडेंट के वापस आने तक दोनों चुप रहे और थर्ड फ्लोर तक गए। पाशिको की आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को ध्यान से चेक करने और चेहरे से मैच करने के बाद होटल ओनर में चाबियां निकाली और दरवाजा खोला। वो बड़बड़ाता बोला, ये कैसे हो गया? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अगर कोई हाई एंड होटल मर्डर केस में इन्वॉल्व होता तो ये उनकी इमेज और रेपुटेशन को जरूर अफेक्ट करता। वो बैंकक्रप्ट भी हो सकते थे। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, शायद बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो। ऐसा ही हो, होटल ओनर ने कहा। देवी माँ, मुझे आशीर्वाद दो। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और स्टार्स को ट्रेस करते हुए अपनी छाती पर घड़ी की सुई की डायरेक्शन में 4 बार टैप किया। फिर उसने धीरे से दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। उस पल रूम का अंदर का हिस्सा जैसे बाहरी दुनिया से जुड़ गया हो। हवा में खून की हल्की सी स्मेल फैल गई। ओह! होटल ओनर इसे देखकर सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन ही निकाल सका, अपनी निराशा और डर को एक्सप्रेस करने के लिए। सिर्फ ऐसा एनवायरनमेंट ही खून से भरे एनवेलप में खून की स्मेल नहीं ला सकता। ये थॉट तुरंत बर्टन के दिमाग से गुजरा। तभी उसने देखा कि रूम का फर्नीचर बहुत नीटली अरेंज था और कारपेट पर कोई ऑब्वियस सिलवटें नहीं थी। ये खून की स्मेल के बिल्कुल ऑपोजिट था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई झगड़ा हुआ हो या कोई डेडली गनशॉट चला हो। बर्टन के शौकों में पॉपुलर नॉवेल्स पढ़ना शामिल था, खासकर वो जिनमें मर्डर और रोमांस का मिक्स होता है। इसलिए ऐसी सिचुएशंस के बारे में उसके पास काफी रिच एक्सपीरियंस था। और सब बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में से जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था, वो बिना डाउट फोर्स वॉल था। शुरुआत में कुछ फोर्स वॉल के नॉवेल्स उसकी वाइफ ने खरीदे थे। बर्टन ने एक बार उनमें से एक पढ़ा और आखिरकार उसमें पूरी तरह डूब गया। बेशक वो अपनी वाइफ के सामने ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा,
वो हमेशा ऑफिशियल टोन में कहता था। इस टाइप के नॉवेल्स बहुत सुपरफिशियल और बेकार होते हैं, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं। बर्टन के इन ख्यालों के बीच पाशिको ने सफेद ग्लव्स पहने और रूम के अंदर गया। एरिया सर्वे करने के बाद ये एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर डेस्क की तरफ गया और उन लेटर्स का बंडल उठाया जिन पर लैवेंडर कासल का पैटर्न एम्बॉस था। उसने होटल ओनर और वेटर से पूछा, क्या आप जानते हैं कि ओरिजिनली कितने पीसेस थे? हम रोज रोज रीफिल नहीं करते, अटेंडेंट ने अपने बॉस की तरफ देखते हुए हकलाते हुए कहा। उसका मतलब ये था कि इस रूम के कई बार टेनेंट्स बदलने के बाद जब वर्नल अंदर आया तो उसे नहीं पता था कि कितने लेटर्स बचे हुए थे। पाशिको ने ठंडी हंसी हंसी और सर हिला दिया। फिर उसने बर्टन से, जो उसके पास खड़ा था, कहा, इसीलिए इस दुनिया को ऑर्डर और रूल्स की जरूरत होती है। अगर वो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते, जैसे हर कस्टमर के चेकआउट के बाद फिक्स नंबर में लेटर्स रीफिल करना, तो हम इससे कुछ क्लूज निकाल सकते थे। मुझे समझ नहीं आया आपका मतलब क्या है, बर्टन ने सच्चाई से जवाब दिया। पाशिको मुस्कुराया। सीधे शब्दों में सिर्फ रोशनी ही छाया पैदा कर सकती है। वैसे भी काफी ज्यादा केओस का मतलब होता है एक अपॉर्चुनिटी भी। बर्टन ने सर हिलाकर कहा, हाँ, एम्परर रोजेल ने भी एक बार कहा था कि केओस एक सीढ़ी है जो लोगों को ऊपर ले जाती है। कोई नहीं जानता कि ये बात वाकई उसने कही थी या नहीं। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने खुद के विचार डायरेक्टली कहने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए वो दूसरों के नाम का सहारा लेते हैं। पाशिको ने लापरवाही से जवाब दिया। फिर उसने सबसे ऊपर रखे ब्लैंक पेपर को उठाया और उसे ग्लास विंडोज से आती हुई धूप के सामने रखा। मुझे लापरवाह लोगों से निपटना पसंद है, पाशिको अचानक हंस पड़ा। ये कहकर उसने लेटर को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस रख दिया। अगले ही पल उसने अपनी जेब से एक तेज पेंसिल निकाली और धीरे से लेटर पेपर पर लिखना शुरू किया। कुछ ही देर में फेंट टेक्स्ट के निशान एक के बाद एक उभर कर आए, जो कई टूटे फूटे सेंटेंसेस बना रहे थे। मुझे टारगेट किया जा रहा है। रूइंस पर कुछ रिलीजियस रिचुअल्स के निशान मौजूद हैं। मैंने ऑल्टर पर रखी चीजें हटा दी हैं। इसने मुझे देख लिया। नहीं, ये हमेशा मेरे साथ ही था। जब आर्कियोलॉजिस्ट वर्नल ने ये कुछ सेंटेंसेस लिखे थे तो लगता था जैसे उसकी मेंटल स्टेट में जबरदस्त उथल पुथल चल रही हो। इसीलिए उसने अपनी पेन से सबसे क्लियर निशान छोड़ते हुए पूरी ताकत लगा दी थी। अध्याय 1399। एक सामान्य व्यक्ति का दैनिक जीवन 5। कागज पर उभरे निशान देखने के बाद पाशिको ने अपना सर घुमाया और बर्टन से बोला, इसके बाद जो होगा वो काफी कॉम्प्लेक्स होगा। मैं पुलिस की मदद लूंगा और तुम फाउंडेशन वापस जाकर आगे की इंक्वायरी के लिए वेट करो। बर्टन, जो पहले न्यूज़पेपर देख रहा था, बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ, बल्कि उसे रिलीफ महसूस हुआ और उसने तुरंत सर हिला दिया। ठीक है। वोनल के छोड़े हुए निशान पढ़ने के बाद बर्टन के इंट्यूशन ने उसे बता दिया था कि यह केस बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक नॉर्मल आदमी के लिए खतरे से दूर रहना सबसे नेचुरल चॉइस होती है, और वैसे भी वोनल को सिर्फ एक नॉर्मल दोस्त माना जा सकता था। इतना बड़ा रिस्क लेना और इस केस में घुसना बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। जवाब देने के बाद बर्टन तुरंत मुड़ा और होटल ओनर और अटेंडेंट के पास से निकलकर सीधा रोड पर आ गया। इस बार उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं किया, बल्कि एक रेंटल कैरेज ले ली। बर्टन का बाहर जाना एक स्पेशल केस माना गया। ये काम अर्जेंट था और कंप्लायंस डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर की कंफर्मेशन के साथ वो अपने खर्चे का क्लेम कर सकता था। फाउंडेशन का पैसा खर्च करना और अपनी सैलरी का पैसा खर्च करना, दोनों के बीच का फील बिल्कुल अलग होता है। रस्ते में बर्टन खिड़की के बाहर का सीन देखते हुए वर्नल की करंट कंडीशन के बारे में सोचता रहा। क्या वो अभी जिंदा है? रूम खून की तेज स्मेल से भरा हुआ था। मुझे उम्मीद है वो अभी भी जिंदा हो। भगवान उसे आशीर्वाद दे। अगर वो जिंदा है तो अब कहाँ होगा? किस जगह पर हो सकता है? तब अचानक बर्टन के दिमाग में एक पॉसिबिलिटी आई। उसने तुरंत कोच ड्राइवर को रूट चेंज करने और घर चलने का ऑर्डर दे दिया। कुछ देर बाद वो घर पहुंच गया। क्या हुआ? बर्टन की वाइफ ने हैरानी से उसकी तरफ आते हुए पूछा। अभी लंच से पहले काफी टाइम था और काम से छुट्टी लेने का तो सवाल ही नहीं था। बर्टन ने अपनी टोपी और जैकेट नहीं उतारी। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसने सीधा पूछा, क्या वर्नल यहाँ आया था? वो 15 मिनट पहले तुमसे मिलने आया था। मैंने उसे स्टडी रूम में वेट करने को कहा और वेल्स को तुम्हें ढूंढने के लिए फाउंडेशन भेज दिया। बर्टन की वाइफ ने सच्चाई से जवाब दिया। समझ गया। बर्टन ने जोर से सर हिलाया। वो जल्दी से लिविंग रूम से गुजरा, सीधा सेकंड फ्लोर गया और स्टडी रूम में घुस गया। स्टडी रूम की खिड़की खुली हुई थी और कर्टन्स थोड़े से हिले हुए थे। अंदर कोई नहीं था। वर्नल, बर्टन चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो खिड़की की तरफ देखता हुआ रुक गया। बर्टन ने भौवें सिकोड़ ली। उसने ध्यान से चारों तरफ देखा और नोटिस किया कि बुक शेल्फ पर रखी बुक्स बिल्कुल उलट पुलट हो गई थीं। ये हिस्टोरिकल बुक्स का सेट था जो 3 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड था। बर्टन की आदत थी उन्हें राइट से लेफ्ट अरेंज करने की, लेकिन अब वो लेफ्ट से राइट हो चुकी थीं। उसने गहरी सांस ली और तुरंत आगे बढ़कर 3 बुक्स उठाईं। ध्यान से चेक करने पर उसने देखा कि बीच वाली बुक का एक पेज मुड़ा हुआ था। उसने जल्दी से उस पेज को खोला। वहां सिर्फ पेंसिल से लिखे कुछ शब्द थे। 4th एपेक के रिफ्यूजीज ने एक ईविल गॉड की पूजा की।
बर्टन का दिल धक से रह गया। वो डर और घबराहट से भर गया। उसने बुक वापस रख दी। ज्यादा सोचे बिना वो स्टडी रूम से बाहर भागा और सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। उसका इरादा कंप्लायंस डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर पाशिको को ढूंढना था। वो उसे अपनी डिस्कवरी के बारे में बताना चाहता था और पुलिस से अपने परिवार की प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता था। घर से बाहर निकलते ही बर्टन की स्पीड धीमी हो गई। एक इंपॉर्टेंट सवाल उसके दिमाग में आया। मैं पाशिको को कहां ढूंढूंगा? क्लॉफ होटल, स्टोन पुलिस हेडक्वार्टर्स या फाउंडेशन? थोड़ी देर सोचने के बाद बर्टन ने डिसाइड किया कि वो फाउंडेशन वापस जाकर कंप्लायंस डिपार्टमेंट के बाकी स्टाफ्स को ढूंढेगा। तभी एक रेंटल कैरेज उसके घर के बाहर रुकी। जैसे मुझे पता था, पाशिको ड्वेन ने कहा। हमें पता चला कि वर्नल फिर से तुम्हारे घर आया था। कंप्लायंस डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर ने तुरंत एक्सप्लेन किया। बर्टन ने रिलीफ की सांस ली और बिना हिचकिचाए जवाब दिया, हाँ, लेकिन वो ऑलरेडी चला गया है, पर उसने कुछ क्लूज छोड़ दिए हैं। ये कहकर पाशिको बर्टन को अपने घर के अंदर ले गया, स्टडी रूम तक ले आया और उससे वो बुक दे दी। पाशिको ने एक नजर में उसे देख लिया, फिर धीरे से अपनी उंगली टेक्स्ट के सरफेस पर फिराई। उसके तुरंत बाद उसने वही पेंसिल निकाली जो पहले यूज की थी और वर्नल के नोट के पास लिखा, पुलिस को बुलाओ। ये सब करने के बाद पाशिको ने बुक को वापस उसकी जगह पर रख दिया, लेकिन उसने उसे पूरी तरह अंदर नहीं ढकेला। इस तरह पूरी बुक शेल्फ में एक बुक थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। ठीक है, चलो फाउंडेशन वापस चलते हैं और लंच करते हैं। पुलिस से अच्छी खबर का वेट करेंगे, पाशिको ने ताली बजाते हुए कहा। बर्टन को इस सीनियर ऑफिसर के एक्शंस का रीजन समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं। वो वैसे भी इस मैटर में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। उसे लग रहा था कि वो ये सब बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएगा। बर्टन ने अपनी वाइफ को कुछ रीजन समझाए और पाशिको के साथ फाउंडेशन वापस चला गया ताकि अपना डेली काम कंटिन्यू कर सके। टी टाइम तक वो एंशिएंट बुक्स का इवैल्यूएशन खत्म ही कर रहा था कि उसने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। हमें कुछ क्लूज मिले हैं, हमें आपके घर चलना होगा, पाशिको ने कहा, जो दरवाजे के पास खड़े थे और ब्राउन स्कार्फ लपेटे हुए थे। क्लूज? बर्टन हैरानी से बोला। पाशिको ने कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने हाथ फैलाकर एक इनवाइटिंग जेस्चर किया। बर्टन मना नहीं कर सका और उसके साथ घर चला गया। वर्नल फिर से आ चुका था। बर्टन की वाइफ को क्लियरली कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वो घबराकर दरवाजे तक आ गई। सब ठीक है, बस कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, बर्टन ने मर्दाना अंदाज में कहा और अपनी वाइफ को तसल्ली दी। जब वो स्टडी रूम पहुंचे तो बर्टन और पाशिको दोनों को पता चला कि वर्नल एक बार फिर भाग चुका था। डैम, क्या वो थोड़ी देर वेट नहीं कर सकता था? बर्टन बस इतना ही बोल पाया। ठीक है, पाशिको बुक शेल्फ के पास गया और बुक निकाली। क्लियरली वर्नल ने उसका सजेशन पढ़ लिया था, क्योंकि बुक अब पूरी तरह से बुक शेल्फ के अंदर चली गई थी। मुझे लगता है मुझे पता है वर्नल कहाँ है, पाशिको ने आंखें बंद करते हुए मुस्कुराया। बर्टन शॉक हो गया। आपको कैसे पता? पाशिको ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोला। उसने मेरी रिश्वत एक्सेप्ट कर ली। नहीं, एक गिफ्ट। नहीं, ये भी सही नहीं है। सबसे एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन एक सजेशन होगी। ऑफ कोर्स, उसे ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये कहकर कंप्लायंस डिपार्टमेंट का डेप्यूटी डायरेक्टर बर्टन के पास से गुजरा और स्टडी रूम से बाहर निकल गया। बर्टन बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ा, अपना बिल छोड़कर पास की गली की तरफ मुड़ गया। गली के एंड पर एक घर था जो आग लगने की वजह से गिर गया था। लगता है अभी तक रिकंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ, बर्टन ने धीरे से कहा। पाशिको ने फिर से सफेद ग्लव्स पहने और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा सख्त हो गया। वो सेफ मेन डोर से आधे ढह चुके हॉल के अंदर दाखिल हुआ। जमीन पर जली हुई लकड़ी के काले टुकड़े बिखरे हुए थे जो एक आदमी के बॉडी के लोअर हाफ को ढक रहे थे। उस आदमी ने ब्राउन जैकेट पहनी हुई थी और उसकी नाक लाल थी। वो काफी स्ट्रांग दिख रहा था और वो कोई और नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट वर्नल ही था। बर्टन ने चुपचाप सांस छोड़ी और घबराहट के साथ पूछा, आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? वो पुलिस स्टेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, वर्नल ने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया। बर्टन रोने के करीब हो गया। तुम स्टोन छोड़कर किसी और शहर क्यों नहीं चले गए? वो स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन को भी मॉनिटर कर रहे हैं, वर्नल ने वही फ्लैट टोन में जवाब दिया। बर्टन ने एक पल सोचा और भौं से कोड़ ली। स्टोन छोड़ने के और भी तरीके होते हैं, वो पूरे शहर को सील नहीं कर सकते। ये सवाल सुनते ही वर्नल का एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगा। उसने थोड़े से अजीब, ऑलमोस्ट अनरियल टोन में कहा, मैं उस महान अस्तित्व की इच्छा को महसूस कर रहा हूं। चैप्टर 1400, एक सामान्य व्यक्ति का दैनिक जीवन 6, महान अस्तित्व। जैसे ही बर्टन ने वर्नल को सुना, उसके दिल की गहराई में छुपी कुछ यादें बाहर आ गई। इससे उसके लिए अपने डर पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। उसके पैर अनजाने में ही कुछ कदम पीछे हट गए। कई साल पहले के उस आर्कियोलॉजिकल मिशन में सब नाइटमेयर्स ऐसे ही डिस्क्रिप्शंस के साथ स्टार्ट हुए थे। जैसे ही बर्टन का बॉडी कांपने लगा और वो मुड़कर भागने ही वाला था, कंप्लायंस डिपार्टमेंट के डिप्यूटी डायरेक्टर पाशिको ड्वेन ने एक क्वेश्चन उठाया। चूंकि आपने पहले ही उस महान अस्तित्व की इच्छा को फील किया है, तो आप उन चौथा महाकाव्य के शरणार्थियों के साथ सिनर्जी क्यों नहीं बनाते जो आपका पीछा कर रहे हैं? वर्नल की सांसें अचानक हैवी हो गईं, जैसे हल्का व्हाइट फॉग निकल आया हो।
उसकी आवाज भी तेज हो गई। उसके ट्रस्ट को उसके पूरे बॉडी और माइंड से एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसके अंदर अभी भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे। जैसे ही वर्नल ने बात की, हाफ कोलैप्स्ड बिल्डिंग से हल्का व्हाइट फॉग स्प्रेड हुआ, जिसमें स्ट्रॉन्ग ब्लड स्मेल थी। बर्टन को लगा जैसे उसे समझ आ गया हो, लेकिन वो सोचने के मूड में नहीं था। वो सिर्फ इस जगह को छोड़ना चाहता था और उस डेंजर से बचना चाहता था जो फ्लेयर होने वाला था। हालांकि पाशी को काफी काम था। उसने वर्नल की तरफ देखा और वार्मली पूछा, आप इतने टाइम से मिस्टर बर्टन से मिल रहे हैं और फाउंडेशन को लेटर्स लिख रहे हैं। आप हमें किस टाइप की मदद प्रोवाइड करना चाहते हैं? ये सुन के बर्टन एस्टॉनिश्ड हो गया। अगर ये कोई और सिचुएशन होती तो वो डेफिनेटली इमेजिन करता कि पाशी को पूछ रहा था कि वर्नल को किस टाइप का लीगल एडवाइस चाहिए। ऐसे टाइम में क्या उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस नहीं थे? वो या तो भाग सकता था और पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता था, या अपना वेपन निकाल के वर्नल पे फायर कर सकता था, या उसके सिर पे स्टिक से स्ट्राइक कर सकता था। बर्टन को पाशिको के चीजों को हैंडल करने के तरीके पर डाउट था। उसकी नाक की नोक पर हल्का व्हाइट फॉग छाया हुआ था और उसकी आंखें जो ब्राउन लाइट से ग्लो कर रही थी। वर्नल ने इस तरह के इंटरैक्शन के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया और उसने डिग्निफाइड टोन में रिप्लाई दिया, वाह, चीजें। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सबर्ब्स में ले जाओ और शाम को वापस आ जाओ। बोलते हुए वर्नल ने एक स्लिम नेक्ड ग्लास बॉटल फेंकी। ग्लास बॉटल काफी स्ट्रांग लग रही थी। जब वो जमीन पर गिर गई तब भी वो बिल्कुल डैमेज फ्री थी। एक रॉक से टकराने के बावजूद उसका इनर पार्ट हल्का वाइट, थिन, ऑलमोस्ट अट्रैक्टिव फॉग से भरा हुआ था। उस मोमेंट बर्टन ने इंटेंस फील किया कि डेप्यूटी डायरेक्टर का बॉडी थोड़ा स्टिफ हो गया, जैसे उसने कुछ अनयूजुअल फील किया हो। वर्नल ने ऑब्जर्व नहीं किया और रिएक्शंस कंटिन्यू रहीं। दूसरा, जब आप एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हो तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने में मेरी मदद करो। जैसे ही उसने बोला, उसने एक पेपर का पीस निकाला और ओपन किया। पेपर पर एक वियर्ड लुकिंग लैम्प था। ये एक स्मॉल वाटर फ्लास्क जैसा था जिसके माउथ से कैंडल विक निकल रहा था। नो प्रॉब्लम। 2 सेकंड्स की साइलेंस के बाद पाशिको ने स्लो वॉइस में रिप्लाई किया, जो उसके पहले टोन से डिफरेंट था। ये अच्छा है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी मुलाकात एक कोइंसिडेंस थी? फिर वर्नल ने पेपर पीस को एक साइड थ्रो किया और हाफ कोलैप्स्ड बिल्डिंग पे हाई जंप लगा दी। वो बिल्कुल लंगूर की तरह ऊपर चढ़ गया और क्विकली जंप करके बर्टन और पाशिको की नजर से डिसअपियर हो गया। हम आगे क्या करने वाले हैं? बर्टन ने डेप्यूटी डायरेक्टर की तरफ देखा। इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट करे, वो सडनली रुक गया। उसने फील किया कि पाशिको अभी भी वहां खड़ा है और लाउडली ब्रीद ले रहा है। ऊपर से पाशिको का बॉडी थिक ब्लैक फर से कवर्ड था। उसके मसल्स स्वॉलन, कोट टाइट। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर। बर्टन की आंखें वाइड हो गईं, जैसे वो पाशिको की प्रेजेंट फॉर्म क्लियरली देखना चाहता हो। पलक झपकते ही पाशिको की एबनॉर्मैलिटी डिसअपियर हो गई। उसने डीप ब्रीथ ली और बोला, हम यहीं वेट करेंगे। तो आपको उन्हें पिक करना होगा। बर्टन ने जमीन पर पड़ी बॉटल और पेपर की तरफ इंडिकेट किया। पाशिको के माउथ कॉर्नर्स ट्विच हुए। उसने बोला, आप इसे उठा सकते हो, लेकिन बाद में आपको मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। बर्टन ने बोला, क्या फॉग स्प्रेड होगा? क्या ग्लास बॉटल आप पे इफेक्ट करेगी? ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप श्योर नहीं हो, फिर भी उन्हें रश में ना टेस्ट करना ही बेहतर है। पाशिको ने फिर भी डायरेक्ट रिप्लाई नहीं दिया। उसके साथ कम्युनिकेट करना रियली एक्सॉस्टिंग था। कुछ देर सोचने के बाद बर्टन कुछ स्टेप्स आगे बढ़ा और बॉटल और पेपर के सामने रुक गया। जैसे ही वो दोनों ऑब्जेक्ट्स पिक करने के लिए बेंड हुआ, उसकी आंखें सडनली डिम लाइट से ग्लो हुईं। तुरंत बाद उसकी आंखों के सामने शूज का एक पेयर अपीयर हुआ। एक शू का फ्रंट हाई कर्व में था, दूसरा सर्कुलर टॉप बूट जैसा, जैसे पॉपुलर मॉडर्न बूट्स। दोनों डिफरेंट लोग के हो सकते हैं। बर्टन का हार्ट मेल्ट हो गया। उसने सडनली अपना बॉडी स्ट्रेट किया और आगे देखा। उसके सामने एक वुमन खड़ी थी। इस वुमन ने ऐसे क्लोथ्स पहने थे जो 2 ड्रेसेस जैसे लग रहे थे। एक साइड कॉम्प्लेक्स, दूसरी साइड सिंपल। एक तरफ कलर्ड, दूसरी साइड प्योर ब्लैक। ये असिमेट्रिक ड्रेस बर्टन को नेचुरली प्रोवोक कर गई। वो उसे टियर करके नॉर्मल ड्रेस और एक पेयर नॉर्मल शूज देना चाहता था। इस अर्ज में कोई मेल डिजायर नहीं था टू हार्म वुमेन। ये प्योरली एस्थेटिक हेट्रेड और डिस्गस्ट की वजह से था। ट्रबल टॉलरेट करने के बाद बर्टन ने नजर वुमन के फेस पर डाला। उसका फेस ब्यूटीफुल था। हाई नोज, फुल लिप्स, डीप ब्राउन आईज जो रेयरली देखी जाती हैं। वो अप्रॉक्स 20 ईयर्स की लग रही थी। बर्टन को कोई सरप्राइज नहीं हुआ। इंस्टेड उसे लगा वुमन का फेस कुछ वियर्ड है। कुछ सेकंड्स में फाइनली उसे रीजन समझ आ गया। रियल पर्सन के ऑपोजिट वुमन का फेस एक्सप्रेशनलेस था। ये ऑलमोस्ट वैक्स स्टैचू जैसा। वर्नल पहले ही चला गया।
कंप्लायंस डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर पाशी को कंप्लीटली फाइन हो गए और स्पीकिंग इनिशिएट की। वुमन की नजर बर्टन के हाथ में बॉटल और पेपर पर थी। वो आपसे क्या करवाना चाहती है? इस बॉटल को सबर्ब्स में ले जाओ और शाम में वापस आ जाओ। साथ ही हमें पेपर ऑब्जेक्ट ढूंढने में मदद भी चाहिए। पाशिको ने क्लियरली आंसर दिया, ऐसे एटीट्यूड के साथ जैसे वो वुमन का एनिमी बनने के लिए रेडी नहीं था। वुमन ने सिर हिलाया और बोला, बॉटल मुझे दो। जैसे ही उसने बोला, बर्टन को लगा जैसे उसने एक ऑर्डर सुना हो जिसका डिसओबीडियंस अलाउड नहीं था। उसने नेचुरली अपने हाथ में पकड़ी स्लिम नेक्ड बॉटल वुमन को थ्रो कर दी। पाशिको ने इस अपॉर्चुनिटी का यूज किया और पूछा, आप तमारा फैमिली के मेंबर हैं? वुमन ने बॉटल पकड़ी और नीचे देखा। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई हमें याद रखे। पाशिको ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, सच में 4th महाकाव्य के एंड से अब तक तमारा फैमिली के मेंबर्स हमेशा एक्टिव रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम। हैव यू हर्ड ऑफ थियोसोफी ऑर्डर? दे आर, वी आर, वुमन ने रिप्लाई किया, उसके बॉडी रैपिडली फेड होने से पहले, और वो डिसअपियर हो गई। चैप्टर 1401, एक सामान्य व्यक्ति का दैनिक जीवन 7। वुमन को कुछ सेकंड्स के लिए डिसअपियर देखने के बाद पशीको ने अपना सिर घुमाया और बर्टन से कहा, चलो फाउंडेशन पे वापस चलते हैं। हम सबर्ब्स नहीं जा रहे? बर्टन ने अनकॉन्शियसली पूछा। पशीको ने मुस्कुराते हुए बोला, क्या आपने बॉटल पहले ही नहीं दे दी? अब हमारे पास सबर्ब्स जाने का कोई रीजन नहीं है। शायद उसका असली पर्पस सिर्फ ये था कि वो तमारा फैमिली की वुमन को बॉटल दे दे। जो कुछ उसने पहले बोला था वो सब झूठ था। निसंदेह इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। अगला, उनमें कोई इनोसेंट साइड नहीं है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरता है। हमें बस उनकी फाइट को आम लोगों को अफेक्ट ना करने देने के लिए एक सर्टेन लेवल का सर्वेलेंस करना जरूरी है। ये पुलिस के अंडर होगा, ना कि फाउंडेशन या कंप्लायंस डिपार्टमेंट के। लगता नहीं वर्नल इस तरह के कनिंग प्लॉट करने के केपेबल है, बर्टन ने मर्मर किया। उसने आगे कुछ नहीं पूछा और दरवाजे से बाहर निकल गया। सच कहूं, वापस फाउंडेशन जाना ही वो आंसर था जो वो सबसे ज्यादा सुनना चाहता था। ये सिर्फ एक मोमेंट था जब उसने पूछा कि क्या वो सबर्ब्स जा रहे हैं। ये एक पुरानी हैबिट थी जो वो कई सालों से नहीं छोड़ पाया था। फाउंडेशन में वापस आने के बाद बर्टन ने बाकी दिन काफी अनकंफर्टेबल फील करते हुए स्पेंड किया। वो शाम तक छोटी मोटी रिपीटेटिव रूटीन से गुजरता रहा। पहले उसे लगता था कि लाइफ बोरिंग है, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि बोरिंग लाइफ कितनी प्रेशियस होती है। सिर्फ इतनी ही होप है कि जैसे आफ्टरनून में कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज ना हो। बर्टन अपने दरवाजे पर रुका, अपना राइट हैंड एक्सटेंड किया, फिस्ट बनाई और जेंटली अपने लेफ्ट चेस्ट पर रखा। अपनी प्रेयर कंप्लीट करने के बाद उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। उसने अपनी हैट, कोट उतारी और अपनी वाइफ को दी जो आगे आई थी। वर्नल को क्या हुआ? उसकी वाइफ ने केयरफुली पूछा। बर्टन ने टोन और एक्सप्रेशन दोनों में कामली रिप्लाई दिया। उसने कुछ लोगों को अनॉय किया था और वो उसका पीछा कर रहे थे। पुलिस ने इस केस को कंट्रोल में ले लिया है। फ्यूचर में अगर वर्नल फिर आए, उसे अंदर मत आने दो। पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए किसी को भेजना याद रखो। बर्टन की वाइफ ने सुन के रिलीफ फील किया। रात के डिनर के बाद बर्टन थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ खेला और फिर स्टडी रूम में जाकर विंडो के पास बैठने का बहाना ढूंढा। उसे अपनी फीलिंग्स को काम करने के लिए और वर्नल के साथ हुई इंसिडेंट की टेंशन से बाहर निकलने के लिए एक प्राइवेट स्पेस चाहिए था। ऐसे में बर्टन ने अपनी ड्रॉअर से सिगरेट निकाली और अपने माउथ में लगाई। वो हैबिचुअल स्मोकर नहीं था, लेकिन कभी कभी सोशल रीजंस के लिए उसने घर और अपनी बॉडी के लिए सिगरेट का एक पैक रेडी रखा था। उसने मैच की टिप जलाई, सिगरेट को लाइट किया और डीप पफ लिया। फिर वो अपनी चेयर में पीछे झुक गया और माउथ और नोज से निकलते स्मोक को देखा। व्हाइट गैस तेजी से हर डायरेक्शन में स्प्रेड हुई। बर्टन को अचानक वर्नल के माउथ और नोज से निकलते फॉग का ख्याल आया। उसे हल्का सा ब्लड स्मेल फील हुआ। बर्टन के लिए ये कोई अनयूजुअल डिस्कवरी नहीं थी। आफ्टर ऑल वर्नल पहले भी उसके स्टडी में रहा था, तो उसने डेफिनेटली कुछ ट्रेसेस छोड़ दिए थे। नॉर्मल पीपल उसका पता नहीं लगा सकते। बर्टन को पहले ये स्मेल नहीं फील हुई थी, लेकिन क्योंकि वो काफी नर्वस और एंग्शियस था, उसका फोकस वर्नल की लोकेशन और उसके छोड़े हुए वर्ड्स पे था। स्टडी रूम में ब्लड स्मेल काफी सटल थी। ये भी रीजन था कि ये होटल के रूम और बर्न्ड रुइन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे ही स्मोक स्प्रेड हुआ, बर्टन ने सडनली अपनी आंखें नैरो की। उसे एक ओमिनस फीलिंग हुई। एक मोमेंट में पेल व्हाइट गैस ब्लड स्मेल के साथ एक सर्टेन डायरेक्शन में श्रिंक हुई और एक फिगर बन गई। फिगर का अपर बॉडी एक डिस्टिंग्विश्ड रेड नोज के साथ नॉर्मल था। ये कोई और नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट वर्नल था। उसका लोअर बॉडी पूरी तरह से स्मोक से निकले मॉन्स्टर के जैसे कवर्ड था। वर्नल! बर्टन ने ऑलमोस्ट क्राउचिंग शाउट किया। उसकी वॉइस स्टडी रूम में एको कर रही थी, वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। मेरे पास अब इमॉर्टल बॉडी है। जब तक थोड़ा फॉग बचा है, मैं लाइफ में वापस आ सकता हूँ। वर्नल जोर से हंसा।
पहले के कंपैरिजन में उसका एक्सप्रेशन और ज्यादा फ्रेंजी में चला गया और उसकी आईज थोड़ी पेल वाइट लगने लगी। हाँ, वो अभी अभी मर गया था। ये थॉट अनकॉन्शियसली बर्टन के दिमाग में एको हुआ। फिर उसने खुद से जोर से बोला, क्या बात है? जैसे ही वो बोल रहा था, वो इम्पल्सिवली खड़ा होना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने फील किया कि उसका बॉडी कोल्ड और लाइट फॉग से कवर्ड है और वो अपनी ज्यादातर सेंसेस लूज कर चुका था। वर्नल ने लाफ बंद किया और बर्टन की आंखों में देखा। उसने वर्ड बाय वर्ड कहा, तुमने वो बॉटल सबर्ब्स में नहीं ले गए। हालांकि बर्टन इम्पेशेंट था, उसे पता था कि वो क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकता। उसने तुरंत एक वर्क अराउंड सोचा। कुछ सेकंड्स के बाद दोबारा बोलने से पहले उसने टॉपिक चेंज किया। तुम इस यूनिट में बिलीव करने के लिए क्यों ट्रांसफॉर्म हुए? तुम इसके लिए डिवोटेड बिलीवर नहीं हो, लॉर्ड? वर्नल एक मोमेंट के लिए साइलेंट हुआ, फिर एक्सप्रेशन ग्रेजुअली इंटेंस हो गया। मैंने इससे भी बड़ी दुनिया देखी है, बहुत वास्ट दुनिया। कंपेयर करें तो जिस प्लैनेट पे हम करंटली हैं, वो डेजर्ट में सैंड पार्टिकल जैसा है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की इन्यूमरेबल सिविलाइजेशंस, एंशिएंट रूइंस अभी भी एग्जिस्ट है। यूनिवर्स ऐसे दिखता है। ये देखकर कि उसका क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो गया, बर्टन चुप हो गया। उसने सोचा क्या कोई भी इनसेंसिटिव टॉपिक है जो वर्नल की क्यूरियोसिटी को अट्रैक्ट करता है। उसने डीपली ब्रीथ किया और बोला, ऑल्टर के अलावा तुमने फोर्थ एपिक रूइंस में और क्या डिस्कवर किया? तुम तमारा फैमिली के बारे में कितना जानते हो? तमारा फैमिली ने एक बार अपने वेपन्स का कोड चेंज किया था। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ बड़ा फेस किया था। जैसे ही वो बोल रहा था, आर्कियोलॉजिस्ट जिसका बॉडी सिर्फ अपर हाफ था, उसने अपना राइट हैंड रेज किया। स्मोक का यूज करते हुए उसने एयर में 2 सिंबल्स बनाए। पहला सिंबल ब्रिकल्स की एक लेयर, शील्ड की वॉल और एक लॉन्ग स्वॉर्ड वर्टिकली इंसर्टेड उनमें। दूसरा सिंबल मेन पार्ट डबल डोर्स का पैर जो ओपन होती थी और बीच में एम्प्टी स्पेस को वर्टिकल लॉन्ग स्वॉर्ड ऑक्यूपाई करता। एक बैरली फेमस हिस्टोरियन के रूप में बर्टन ने तुरंत तमारा फैमिली के मेंबर के वर्ड्स याद किए, वी आर। क्या तमारा फैमिली ब्रेक हो गई? बर्टन फूट फूट कर रोने लगा। मैंने ऐसा ही सोचा, वर्नल ने सैटिस्फैक्शन के साथ मुस्कुराते हुए बोला। फिर वो बर्टन के करीब झुका, उसका फेस एक्साइटमेंट से ग्लोइंग था। तुम्हारा ब्रेन मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा कैप्टिवेटिंग है और ये मेरे लिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। थोड़ा रिलैक्स करो, तुम्हारा माइंड मेरे माइंड में मर्ज हो जाएगा और हम साथ में वो ग्रेट सिविलाइजेशंस देख सकेंगे। वो वीक और ईगर टू रिकवर लग रहे थे। बर्टन का हार्ट तेज धड़क रहा था और उसने एस्केप करने की फुल कोशिश की, लेकिन चाहे कितना भी स्ट्रगल किया, उसका बॉडी स्टिफ हो गया। वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करने वाला था, बर्टन को सडनली शार्प जोल्ट फील हुआ। उसके राइट हैंड में पेन हुआ और तुरंत होश आ गया। उसके सामने पेल व्हाइट फॉग और मॉन्स्टर लाइक एंटिटी डिसअपियर हो गया, जैसे कभी एग्जिस्ट ही ना हुआ हो। बर्टन स्टन रह गया, अपना हेड नीचे गिराया और देखा कि उसके राइट हैंड में सिगरेट अपनी लिमिट तक पहुंची, फिंगर्स बर्न हो रही थी। ये एक ड्रीम था, लेकिन बहुत रियलिस्टिक फील हुआ। बर्टन ने अपने हाथ में सिगरेट थ्रो की और ईज से अपनी स्पिरिचुअलिटी यूज करते हुए खड़ा हुआ और विंडो की तरफ गया। उसने स्ट्रीट्स देखी और देखा कि रोड के नीचे कई लैंप्स ग्लो कर रहे थे। पेडेस्ट्रियंस जल्दी से घर जाना चाह रहे थे, डार्कनेस में वहां से पास हो रहे थे। उनमें से एक सिंपल गोल्डन रिट्रीवर कामली वॉक कर रहा था। चैप्टर 1402 एक सामान्य व्यक्ति का दैनिक जीवन 8। उनके सामने का सीन इतना नॉर्मल था कि बार्टन को लगा ही नहीं कि इसमें कुछ गलत है। हालांकि उसे वेगली लगा कि ये सीन फेमिलियर है, लेकिन उसने नहीं सोचा कि इस पे ज्यादा सोचना जरूरी है। एक डेली सीन कैसे अनफेमिलियर हो सकता है? जैसे ही उसने स्काई की तरफ देखा, उसकी नजर घूम गई। उसने देखा कि रेड मून साइलेंटली स्काई में लटका हुआ था, लाइट से शाइन कर रहा था, जो उसका मूड इंस्टेंटली काम कर दिया। इनवॉलंटरीली उस मोमेंट में बॉर्टन को ऐसा फील हुआ, एक इनविजिबल बर्डन को रिलीज करने का। उसका बॉडी और माइंड अनयूजुअली रिलैक्स्ड फील कर रहे थे। अब उसमें पहले जैसा फियर, एंजाइटी और डिस्पेयर नहीं था। उसके स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने बताया कि वर्नल का केस एंड हो गया है और अब इसका कोई इफेक्ट उसकी लाइफ पे नहीं पड़ेगा। सेक्रेड गॉड ऑफ स्टॉर्म्स, लॉर्ड, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद। बार्टन ने तुरंत अपनी लेफ्ट चेस्ट पे राइट फिस्ट रखी और मन ही मन मर्मर किया। बिना टेंशन और वरी के उसे लगा कि फटीग उस पे फ्लड की तरह डोमिनेट कर गया है। ये उसकी सोल के डेप्थ से निकल रहा था, उसके दिमाग, लिम्स और बॉडी के हर सेल में। बार्टन अपने हाथ के बैक से अपने माउथ को कवर करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने यौन लिया, लेकिन उसके फेस पे सैटिस्फाइड स्माइल आ गई। अब वो स्टडी रूम में रुका नहीं और वापस बेडरूम की तरफ घूम गया। उसने रिलैक्सिंग बाथ लिया, एक स्मॉल ग्लास रेड वाइन सिप करते हुए एंजॉय किया। उस रात बार्टन ने फिर कोई ड्रीम नहीं देखा और अनयूजुअली डीप स्लीप ली। मॉर्निंग में उठने पर उसका माइंड काम और एक्साइटमेंट से भरा था।
ये लगता था जैसे उसको नई लाइफ मिल गई हो। अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए, जो अभी भी उसके पास सो रही थी, बार्टन केयरफुली उठा, क्लोथ्स चेंज किए और नेबरहुड में वॉक पे गया। उसे कभी फील ही नहीं हुआ कि उसका डिस्ट्रिक्ट कितना वंडरफुल है। हवा फ्रेश थी, एटमॉस्फेयर पीसफुल था और सीनरी प्लेजेंट थी। इवन पेडेस्ट्रियंस वेल मैनर्ड थे। इससे बार्टन का मूड और भी अपलिफ्ट हो गया। उसने डीपली समझा कि वर्नल के साथ केस ओवर हो गया है और वो अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ गया है, पीसफुल लाइफ। उसने अपना मूड मेंटेन किया और ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए वाइफ और बच्चों के साथ घर वापस गया। इस प्रोसेस में उसने वाइफ को न्यूज़पेपर में रीड किए जोक्स के बारे में बताया और छोटी बच्चों की रिक्वेस्ट्स फुलफिल की। वाइफ और चिल्ड्रन की स्माइल्स देख के बार्टन को सैटिस्फैक्शन फील हुआ। फिर ट्रैकलेस पब्लिक व्हीकल लेने से पहले उसने कोट, हैट और कीन पहना। वो पूरा रास्ता वॉक करके सिटी की बाउंड्री पे लोकेटेड लोन रिलिक्स सर्च एंड प्रिजर्वेशन फाउंडेशन तक गया। ऑफिस में एंट्री के बाद बार्टन ने अपनी नॉर्मल डेली पेस रीगेन कर ली। वो इंस्टेंटली काम पे नहीं गया, पहले स्पेशली प्रिपेयर्ड हर्बल ब्लैक टी बनाई। टी के साथ उसने न्यूज़पेपर्स पढ़े जो घर पे सब्सक्राइब नहीं किए थे। फिर उसने अपने पास आई लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स उठाए और पढ़े। ये प्रोसेस और पेस उसे अनयूजुअली कंफर्टेबल फील करवा रही थी। डिफरेंस बस इतना था कि बार्टन अभी भी थोड़ा वरिड था कि वर्नल से एक और लेटर आ सकता है। हालांकि ये रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुई। लगभग 15 मिनट बाद किसी ने ऑफिस का डोर नॉक किया। प्लीज कम इन। बार्टन ने अपना कप उठाया और ब्लैक टी का एक सिप लिया। एंट्री करने वाला पर्सन कंप्लायंस डिपार्टमेंट का नॉर्मल लुकिंग डेप्यूटी डायरेक्टर पशीको ड्वेन था। उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स नहीं थे जो अलग दिखता हो, लेकिन फिर भी एक वार्मथ और फ्रेंडली ऑरा क्रिएट कर रहा था। कल रात तुमने अच्छे से स्लीप लिया? डोर पे खड़े होके पशीको ने पूछा। बहुत अच्छी, बार्टन ने ओपनली रिप्लाई किया। पशीको ने सिर हिलाया और स्माइल की। लगता है आप सच में इस कीज के इम्पैक्ट से फ्री हो गए हो। बार्टन ने उस नाइटमेयर का जिक्र नहीं किया। इंस्टेड उसने पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? पशीको ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी बहुत अच्छी नींद आई। पुलिस ने ऑलरेडी इस केस को अपने कंट्रोल में ले लिया है। रिपोर्ट में बोला गया है कि उनको कल रात वर्नल मिला। अनफॉर्चुनेटली उसने क्लियरली कुछ मिसफॉर्च्यून फेस किया। पुअर सोल, आई होप वो पीसफुली रेस्ट कर सकता है। बार्टन ने प्रे नहीं की कि लॉर्ड प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वर्नल ने पहले ही स्टॉर्म्स के गॉड में फेथ छोड़ दिया था। अगर ट्रूली कोई ब्लेसिंग्स देने लायक होता तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक शॉक्स और स्टॉर्म्स होते। ऐसा सोचते हुए उसने पशीको के प्रोवाइडेड हेल्प और फ्रेंडली एटीट्यूड को याद किया। उसने पूछा, हम लेटर साथ में लंच करेंगे? ट्रीट के लिए? पशीको मुस्कुराते हुए पूछा, ऑफ कोर्स, ऐसे फ्रेंड से मिलना प्लेजर है। बार्टन स्टैंड अप हुआ और पोलाइटली बो किया। पशीको ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर बोला, मैं 12 बजे से पहले आपके इनविटेशन के लिए कंप्लायंस डिपार्टमेंट में वेट करूंगा, नो प्रॉब्लम। बार्टन को ग्रैटिट्यूड के अलावा ये भी फील हुआ कि डेप्यूटी डायरेक्टर को जानकर उसके फ्यूचर वर्क में काफी हेल्प मिलेगी। उसका बिलीफ था कि पशीको हमारी तरह ही स्ट्रांग है। कुछ एस्पेक्ट्स में वो एवरेज पर्सन से ज्यादा पावरफुल था। पशीको को ऑफिस से जाते देख के बार्टन साइलेंटली और स्लोली ब्रीथ छोड़ते हुए फिर से चेयर में बैठ गया। एक नॉर्मल इंटेलिजेंस वाले नॉर्मल व्यक्ति के रूप में वो बता सकता था कि केस का कनेक्शन वर्नल के साथ काफी स्ट्रेंज था। इसमें मिस्टिसिज्म और रिलीजियस इश्यूज इन्वॉल्व थे। उसके अलावा वर्नल सच में टमारा फैमिली के ब्रेकअप और चौथी महाकाव्य की हिडन हिस्ट्री में और वर्नल के सामने आई डिटेल्स में इंटरेस्टेड था। हालांकि बार्टन को पता था कि वो आगे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। ये एक नॉर्मल इंसान का ह्यूज फॉर्च्यून था कि वो आइसबर्ग का टिप देखे बिना मर न जाए। अगर वो वाटर के नीचे कंडीशंस एक्सप्लोर करता तो शायद ड्राउन करके मर जाता। प्रीवियस आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशंस ने बार्टन को रिस्क लेने की हिम्मत नहीं दी और वो खुद भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसके लिए क्यूरियोसिटी शायद सबसे यूजलेस चीज थी। कुछ देर सोचने के बाद बार्टन ने अपना काम कंटिन्यू किया। लगभग नून के टाइम उसने अपनी टेबल पे रखे आइटम्स ऑर्गेनाइज किए और कोट हैट उठा के रैक पे हैंग कर दिया। ऑफिस छोड़कर कंप्लायंस डिपार्टमेंट के डोर तक गया। नॉक नॉक। बार्टन ने वुडन डोर पे नॉक किया। सून पशीको ने डोर खोला और बार्टन की तरफ देखा। गिव मी 5 more minutes, आई स्टिल हैव सम केसेस टू फिनिश। नो प्रॉब्लम। बार्टन को बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। कम इन एंड वेट, पशीको कैजुअली बोला। बार्टन सेरेमनी में स्टैंड अप नहीं हुआ। वो कंप्लायंस डिपार्टमेंट में गया और एक चेयर मिली। जैसे ही नजर घूमी उसने नोटिस किया कि कंप्लायंस डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट 6-7 मेंबर्स थे। तभी किसी ने डोर नॉक किया। कंप्लायंस के स्टाफ को वेट किए बिना डोर सडनली खुला।
एंट्री में पहला पर्सन लोन रेलिक सर्च एंड प्रिजर्वेशन फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट था। वो एक लाइवली एल्डर जेंटलमैन था। उसने इधर उधर देखा, एक सेकंड के लिए रुक के बोला, लगता है सब यहाँ है, मैं आपको एक न्यू कॉलीग से मिलवाता हूँ। जैसे ही उन्होंने बोला, वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ स्टेप्स आगे बढ़ते हुए अपने पीछे कंप्लायंस डिपार्टमेंट के न्यू स्टाफ को रिवील किया। वो ऑलमोस्ट 20-year-old लड़की थी। उसका नोज ब्रिज हाई था और मॉइस्ट फुल लिप्स थे। उसकी आईज डीप ब्राउन और फेस ब्यूटीफुल था। उसने ब्लू कॉमन ड्रेस पहना था। हालांकि उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो रियल पर्सन नहीं लग रही थी, एक वैक्स स्टैचू जैसी दिखती थी। बार्टन और पशीको की नजर फ्रीज हो गई। वाइस प्रेसिडेंट मुस्कुराते हुए बोला, वो पशीको जैसी होगी जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर का रोल परफॉर्म करेगी। उसका नाम अलीशिया तमारा है। मॉडर्न डे चैप्टर 1403। मैं एक ऑर्डिनरी कंपनी एम्प्लॉय हूँ। हर दिन मेरी सबसे बड़ी खुशी होती है कि मैं टाइम पे ऑफिस से निकल पाता हूँ। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोज अचीव हो जाए, क्योंकि सिर्फ ओवर टाइम करने से ही मुझे ज्यादा सैलरी मिलती है। सिर्फ तभी मुझे थोड़ी सी सिक्योरिटी फील होती है। इस मामले में मेरा बॉस इतना बुरा भी नहीं है। कम से कम ओवर टाइम का पैसा तो देता है, अनलाइक बगल वाली कंपनी जो सिर्फ स्लोगन्स चिल्लाना जानती है। वो बस एम्प्लॉयज को पंप अप करते रहते हैं बिना एक पैसा खर्च किए। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो कंपनी बंद होने से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि उनका बॉस पहले ही अपने वीचैट मोमेंट्स पे सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स बेचने की कोशिश कर रहा है। ये कोई चीज नहीं है जो मैंने खुद डिस्कवर की हो। मैं उनके बॉस का वीचैट फ्रेंड नहीं हूँ। ये सब एम्प्लॉयज के मुंह से सुना है। इस दुनिया में ये कहना सेक्सिस्ट माना जाता है कि जहां विमेन होती हैं वहां गॉसिप होता है। एक्चुअली सच ये है कि जहां लोग होते हैं वहां गॉसिप होता ही होता है। ऑफ कोर्स मुझे उन बातों पे 100% भरोसा नहीं है। एक बार ऐसा लगा था जैसे एक डॉग और एक कैट हम ह्यूमंस को एंटरटेनमेंट के साथ देख रहे हों और गॉसिप कर रहे हों। जैसे अभी मेरे ऑफिस बिल्डिंग के पास हमेशा दिखने वाला गोल्डन रिट्रीवर एंट्रेंस पर बैठा हुआ है। सीरियसली, उसके फर की ग्रूमिंग देख के बिल्कुल नहीं लगता कि उसका कोई ओनर नहीं है। कोई बिना लीश के डॉग कैसे वॉक करवा सकता है? ऐसे लोगों को पेट्स रखने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल मॉरल्स नहीं होते उनमें। उसके गले में एक नेकलेस है, एक रोप है, और रोप का एंड उसके मुंह में है। मैं जब ये सब देख के बुदबुदाता हूँ, मुझे एक ट्रेंडिंग इमोटिकॉन याद आ जाता है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल वाला। मैं स्नॉट करता हूँ और ग्लास डोर्स के बाहर देखता हूँ। आसमान बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और बड़े बड़े बूंदों वाली बारिश भरे हुए ह्यूमिड एनवायरनमेंट को चीर के जमीन पर गिर रही है। ओह, इतनी तेज बारिश! इस मोमेंट पर मेरा मन करता है भगवान से सवाल करने का। आज टाइम पे ऑफिस से निकलना मेरे लिए इतना इजी नहीं था, और सोचो आज ही मुझे स्टॉर्म मिल गया। ऊपर से मैं अम्ब्रेला भी नहीं लाया। ऑफिस में ही मैंने नोटिस किया था कि बाहर अंधेरा और ग्लूमी हो रहा है और स्टॉर्म आने वाला है, लेकिन मुझे लगा था कि मैं बस स्टॉप तक पहुंच जाऊंगा। जब तक बस मेरे रेंटेड अपार्टमेंट के पास पहुंचेगी तब तक या तो बारिश रुक जाएगी या फिर हल्की ड्रिजल बन जाएगी। आखिर समर का सीजन है, बारिश आती है और जल्दी चली जाती है। मैं भगवान को मिडिल फिंगर दिखाने से खुद को रोक नहीं पाता, हेल्पलेस। मैं डोर के पास बैठे गोल्डन रिट्रीवर की तरफ देखता हूं और कैजुअली बोल देता हूं, तुम भी अम्ब्रेला नहीं लाए हो। ये बस मेरी सेल्फ डेप्रिकेटिंग कमेंट थी, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट मैं शॉक हो जाता हूं। वो बड़ा गोल्डन रिट्रीवर मेरी तरफ आंखें घुमाता है। हाँ, उसने मेरी तरफ आईज रोल की। मैं जानता था इस डॉग के अंदर थोड़ी ह्यूमैनिटी है। मैं नजर हटा लेता हूं और बुदबुदाता हूं। फिर बाहर के स्टॉर्म को देख के सोचता हूं कि क्या मुझे बस स्टॉप तक भागना चाहिए। मैं स्निफ करता हूं और ये सोच के कि मेरी कोल्ड अभी तक फुली रिकवर नहीं हुई है, अपनी इच्छा को कंट्रोल कर लेता हूं। साय, एक ग्रोन मैन के लिए क्या सिर्फ फोन, ट्रांसपोर्ट कार्ड और एक्सेस कार्ड लाना नॉर्मल नहीं है? कौन बिना रीजन बैग कैरी करता है जिसमें अम्ब्रेला हो? आजकल तो मैं खुले पैसे भी नहीं रखता। छोड़ो, मैं वापस ऑफिस जाके टाइम पास करूंगा, वेबसाइट्स ब्राउज करूंगा और जब तक बारिश प्रिजल ना हो जाए तब तक वेट करूंगा। अगर सब कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ तो टेक आउट ऑर्डर कर दूंगा। मैं साई करता हूं और लिफ्ट की तरफ मुड़ता हूं। अचानक लॉबी के एक कोने में मुझे एक एक्स्ट्रा वेंडिंग मशीन दिखती है, समन कॉफी। मुझे अचानक कुछ पीने का मन करता है। सोचा और किया। 10 युआन से कम के बेवरेजेस खरीदने की फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ मैं कॉन्फिडेंस के साथ वेंडिंग मशीन के पास जाता हूं और ड्रिंक्स चेक करता हूं। मिजोन, नोन फूर स्प्रिंग, मास्टर कॉन्ग आइस टी, जैस्मिन टी। लेकिन डिस्प्ले देखते वक्त मुझे कुछ अजीब दिखता है। टॉप मोस्ट रो के कॉर्नर में एक बॉक्स रखा हुआ है। व्हाट द हेल? मैं स्क्रीन पे स्क्रोलिंग इमेजेस और टेक्स्ट पढ़ता हूं। जल्दी ही समझ आ जाता है कि वो बॉक्स क्या है। ये रिसेंटली पॉपुलर रियल लाइफ लूट बॉक्स है। आजकल ड्रिंक्स के साथ भी लूट बॉक्स आने लगे हैं। ये सच में इंटेलिजेंस पे अटैक है। गैम्बलिंग सच में एक्साइटिंग होता है, मैं बुदबुदाता हूं जब मैं पॉसिबल कंटेंट स्कैन करता हूं। डैम, ये इंटरेस्टिंग है। ये लूट बॉक्स एक्चुअली एक न्यू बेवरेज प्रोडक्ट से रिलेटेड है जो अभी मार्केट में आया भी नहीं है। बॉटल का डिजाइन यूनिक है
और नाम भी काफी स्टाइलिश हैं। सीयर, अप्रेंटिस, बार्ड, वॉरियर, स्लीपलेस। हाँ, मुझे ये पसंद आया। लॉयर, असैसिन, हंटिल भी है। मैं प्राइस देखता हूँ सिर्फ 5 युआन। मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी सस्ता है, इसलिए डिसाइड करता हूँ ट्राई करने का। लाइफ शॉर्ट है तो ट्राई क्यों ना करें। सोसाइटी के स्लेव होने के नाते डेली वर्किंग आवर्स 9 से 6, 7, 8, 9, 10 तक चलते रहते हैं। वर्क, खाना, सोना और कम्यूट के बाद फ्री टाइम ऑलमोस्ट होता ही नहीं। ऐसी मोनोटोनस लाइफ रोबोट्स को भी बोर कर दे। प्रॉपर्टी प्राइसेस और भी डिप्रेसिंग है। वो मेहनत करने का मोटिवेशन ही छीन लेते हैं। इंसान या तो डिजेक्टेड हो जाता है या फिर जो होगा देखा जाएगा वाली मेंटालिटी अपना लेता है। नॉवेल्स, कॉमिक्स, वीडियोस और गेम्स के अलावा सस्ते एंटरटेनमेंट में कोई नया थ्रिल मिल जाए तो वो एक सरप्राइज जैसा होता है। मैं फोन निकाल के QR कोड स्कैन करता हूं और मन ही मन कुछ नाम बोलता हूं। सीयर, स्लीपलेस, स्पेक्टेटर, असैसिन। ये वो ड्रिंक्स हैं जो मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं। इनमें से कोई एक भी मिल जाए तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। पेमेंट के बाद वेंडिंग मशीन अटक जाती है। काफी देर तक कोई मूवमेंट नहीं होता। मुझे लगता है ये मुझे स्कैम कर रही है। क्या ये ऑन द स्पॉट पैकेजिंग कर रही है? मैं कंप्लेन करता हूं और सीरियसली कंप्लेन करने का सोचता हूं। तभी वेंडिंग मशीन फाइनली मूव करती है। लूट बॉक्स बाहर निकलता है और थड़ की आवाज से डिस्पेंसर में गिरता है। अब मिरेकल देखने का टाइम है। मैं झुक के स्लाइडिंग पैनल खोलता हूं और लूट बॉक्स निकालता हूं, जो बिल्कुल फैंसी पैकेजिंग वाला नहीं लगता। जैसे ही मैं बॉक्स खोलता हूं, मुझे एक बॉटल दिखती है जो कॉइल्ड स्नेक से रैप्ड है। स्क्रीन पे जो देखा था उसके बेस पे मैं पहचान जाता हूं कि ये कौन सा ड्रिंक है। असैसिन्स क्रीड गेमर होने के नाते ये वही रिजल्ट है जिसका मैं वेट कर रहा था। असैसिन। मॉडर्न डे 2, चैप्टर 1404। अच्छा, मैं अपने खाली हाथ से उंगलियां चटाने से खुद को रोक नहीं सकता। एक ऐसे इंसान के लिए जिसने कभी कॉन्सोलेशन प्राइज भी नहीं जीता, जो ड्रिंक मैं चाह रहा था उसे पाना बहुत एक्साइटिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने सिर्फ 5 युआन स्पेंड किए। नहीं तो मैं डेफिनेटली इसे मार देता। इसे 10 बार कॉन्टिन्यूसली ट्राई करो। मुझे ये बॉटल रखनी है। मैं अपना फोन हटाया, कैन खोला और ड्रिंक का एक सिप लिया। अगले ही सेकंड मेरा सर अचानक थोड़ा नम हो गया। सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा था। मेरे आसपास अनयूजुअल हेज हो गया और मेरा पूरा बॉडी लाइट हो गया, जैसे मैं एक फेदर बन गया हूं। इस वियर्ड फीलिंग में मुझे वीगली कुछ मफल्ड साउंड सुनाई दे रहे थे, जैसे ब्लैकबोर्ड को नेल से स्क्रैच कर रहे हों। मॉन्स्टर का टेस्ट बुरा नहीं लगता, डीमन का टेस्ट बुरा नहीं लगता। ये पेन थोड़ा अनबेरेबल है और मैं अपनी थिंकिंग एबिलिटी लूज कर देता हूं। जब तक ये टॉर्चर खत्म होती है, मुझे याद नहीं रहता कि एंड में क्या हुआ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा फेस बहुत ट्विस्टेड और डिस्गस्टिंग हो गया होगा। फाइनली, ये ड्रिंक क्या है? मैं गुस्से से वेंडिंग मशीन की तरफ देखता हूं। उस मोमेंट मेरा सर घूम रहा है और मेरी आंखें स्वेल हो गई हैं। लगता है जैसे मैं किसी भी सेकंड कोलैप्स कर जाऊंगा। लेकिन ये मुझे फैक्ट डिस्कवर करने से नहीं रोकता। कुछ ही देर पहले वेंडिंग मशीन गायब हो गई थी। होली, मैं अपना घूमता सर और आंखों का पेन बेयर नहीं कर सकता। मैं क्विकली अपना ग्लासेस उतारता हूं और अपनी नोज ब्रिज पिंच करने की प्रिपरेशन करता हूं। लेकिन जैसे ही मैं ग्लासेस उतारता हूं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मेरा सर नहीं घूमता और आंखों में पेन नहीं है। मेरी विजन अब भी क्लियर है। नियर विजन पहले से ज्यादा शार्प है। मैं अपने आसपास देख रहा हूं और हर डिटेल मेरी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही है। इवन 1 डजन मीटर्स दूर एक ब्लैक स्टोन पे क्वाइटली लटका मस्कीटो क्लियरली विजिबल है। मैं अपनी मायोपिया से रिकवर हो गया हूं। ये ब्लैकआउट ग्लासेस की वजह से था। मैं दोबारा अराउंड देखता हूं और फील करता हूं कि मेरी विजन नॉर्मल पर्सन से बेटर हो गई है। जैसे जैसे मैं याद करने की ट्राई करता हूं, धीरे धीरे रियलाइज करता हूं मैं अपने बॉडी स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट थोड़ी देर के लिए चेंज कर सकता हूं। मैं फेदर लाइक लाइटनेस फील कर सकता हूं। अगर मैं ऊपर से जंप भी करूं, मुझे हर्ट नहीं होगा। हॉक लाइक विजन जो मुझे डार्कनेस के थ्रू देखने अलाउ करती है। मैं शैडोज में हाइड करने में एक्सपर्ट हूं। मेरे स्टेप्स फास्ट हैं और बॉडी निम्बल है। जो स्ट्रेंथ मैं इमीडिएट रिलीज कर सकता हूं, वो बहुत स्ट्रांग है। मैं अपनी पूरी पावर एक सिंगल स्ट्राइक में फोकस कर सकता हूं। ये इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि जो किलर ड्रिंक मैंने अभी लिया, वो एक्चुअली कोई मेंटल ड्रग थी जो हेल्यूसिनेट कर रही थी। मुझे लगता है कि मेरी मायोपिया फिक्स होने की वजह से सच में कुछ हुआ है। मैंने अपना ग्लासेस दोबारा पहना और फील किया कि बिना इसके मैं ब्लैकआउट हो जाऊंगा। किसी भी केस में ये रियल नहीं है। वेंडिंग मशीन गायब हो गई है। थोड़ी देर पहले भी वही था। क्या मेरा एक्सीडेंटल एनकाउंटर हुआ? मैं लॉबी के बाहर देखता हूं और देखता हूं लोग अम्ब्रेलाज ले रहे हैं या बैकपैक्स उठा के हेवी रेन में फास्ट दौड़ रहे हैं। पहले मैं बेयरली शैडोज देख पाता था, लेकिन अब मैं हर पेडेस्ट्रियन के फीचर्स चेक कर सकता हूं। ऑफ कोर्स, अगर उन्होंने फेस मास्क नहीं पहना है।
एक एक्सीडेंटल एनकाउंटर। मत बताओ कि ये रियल एक्सीडेंटल है। कभी इमेजिन करता था ऐसे एनकाउंटर्स, फॉर एग्जाम्पल 10-20 मिलियन युआन लॉटरी, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये किलर, वो एबिलिटी जो मैं सबसे ज्यादा चाहता था। चाहे फेक हो, सिर्फ मेरी मायोपिया फिक्स होने से मैं इस एक्सीडेंटल एनकाउंटर का फुल एक्सपीरियंस ले सकता हूं। मैं अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करता हूं और अपनी बॉडी को चेक करता हूं। सब कुछ फाइन है तो मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और मरमर करता हूं, थैंक गॉड, थैंक्स वेंडिंग मशीन, थैंक्स लूट बॉक्स। मुझे एक जगह चाहिए जहां मैं ट्रस्ट लीप टेस्ट कर सकूं। हाँ, मैं कोल्ड से भी रिकवर हो गया हूं। रेन रुकने के बाद मैं और सोचूंगा। मैं दोबारा अराउंड देखता हूं, क्यूरियस के अजाइल स्टेप्स, निम्बलनेस और एक्सप्लोसिव पावर का क्या मतलब है। ऑफ कोर्स, एज अ नॉर्मल पर्सन मैं जानता हूं कि ऐसे टाइम पर दूसरों से बचना चाहिए ताकि एक्सीडेंटल एनकाउंटर रिवील ना हो और अननोन डेवलपमेंट चेन न बन जाए। इस वक्त रेन की वजह से बिल्डिंग में लोग या तो ट्रबल फेस कर रहे हैं ओवरटाइम वर्क करके, या पहले ही लीव कर चुके हैं। जिनके पास अम्ब्रेला नहीं, उन्होंने रियलिटी फील किया या ऑफिस नहीं छोड़ा। वो या तो ऑफिस वापस आए या ब्रेव होके बस स्टॉप तक दौड़े। इसलिए मेरी बैक के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा लॉबी में कोई और नहीं है। मैं ट्राई कर सकता हूं। हाँ, एक डॉग है। अगर डॉग मुझे देखे तो क्या होगा? कुछ समझेगा नहीं। क्या ये किसी को बता पाएगा? मैं इंस्टेंटली स्पीड बढ़ाता हूं और लिफ्ट की तरफ दौड़ता हूं। मैं अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन फील कर सकता हूं। मशीन को एनालॉजी के रूप में मेरा बॉडी रस्टेड मशीन जैसा था, वाटर सोक्ड। अब ये स्मूथ न्यू मशीन बन गया है। कुछ स्टेप्स के बाद मुझे याद आया, पहले बिल्डिंग की कई कंपनीज थेफ्ट का विक्टिम हो चुकी हैं। सर्वेलेंस कैमरास के थ्रू पुलिस ने कल्प्रिट ट्रेस किया। मतलब लॉबी में कैमरास हैं और मेरी हर मूव ऑब्जर्व हो रही है। बेयर इट। मैं अपनी एफर्ट स्टॉप करता हूं और उन स्पॉट्स देख रहा हूं जहां कैमरास हो सकते हैं। मेरी नजर जायंट गोल्डन रिट्रीवर पे पड़ी जो डोर पे खड़ा था। वो अब भी इमोशनलेस रेन ऑब्जर्व कर रहा था। मैं वेट करूंगा अंटिल आई रीच होम। मैंने स्लो एक्सहेल लिया, ग्लासेस एडजस्ट किया और लिफ्ट की तरफ चला। मैंने कंपनी के गॉसिप कलीग से सुना कि थेफ्ट नियर बाय एक यंग रैगेड गाय ने किया था। पास्ट में वो बॉय रिच मैन का बेटा था। लेटर उसका फैमिली वैनिश हो गया और वो सिर्फ एक शैबी गाय बन के सर्वाइव कर सका। पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पाई। मैं लिफ्ट लेता हूं और 10th फ्लोर वापस जाता हूं। मेरा माइंड फुल हो गया है सोच के कि शैडो सिटी में हिडन किलर कैसे बनता है। कुछ भी रियल नहीं है, सब कुछ अलाउड है। मैं कुछ स्लोगन्स बोलता हूं और लिफ्ट से एग्जिट करता हूं। अराउंड देखता हूं और लिफ्ट लॉबी के विंडो के पास एक फिगर खड़ा दिखता है। उसके रेयर लॉन्ग सिल्वर हेयर हैं। फीचर्स बहुत डिस्टिंक्ट हैं, तो मैं रिकग्नाइज करता हूं। वो नेक्स्ट डोर कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है जिसका निक नेम वू है। ये सिर्फ चाइनीज निक नेम हो सकता है, या तो वो फॉरेन है या मिक्स्ड ब्लड का। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये बॉय आइडियल नहीं है। वो हैंडसम है। हमारी कंपनी की गर्ल्स भी एक्सीडेंटली उससे कोलाइड करने की ट्राई करती हैं। वो उसे फ्लावर्स और फूड देते हैं। लगता है जैसे लाइफ गेम में सब इजी है उसके लिए। नेक्स्ट डोर बॉस का इंटरेस्ट ऑनेस्टली बैड है। ऐसे एम्प्लॉय के साथ मैं पहले ही एंटरटेनमेंट कंपनी रन कर रहा होता। मुझे नहीं पता कि नेबरिंग कंपनी हर दिन क्या कर रही है। जब वो जोक कर रही होती है वो सब गार्लेस है, रेजन से बिल्कुल ऑपोजिट। शायद मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं इंस्टेंटली अपनी नजर हटा लेता हूं और उसका ग्रीटिंग इग्नोर करता हूं। हम एक दूसरे से फेमिलियर नहीं है, लेकिन उस मोमेंट वो लड़का पीछे मुड़ के मेरी तरफ आ रहा है। मॉडर्न डे 3, चैप्टर 1405। नॉर्मल कंडीशंस में अगर नेक्स्ट डोर से वाइस प्रेसिडेंट मेरे पास आता तो मैं नर्वस नहीं होता। आफ्टर ऑल मैं उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं हूं और मैं लड़की भी नहीं हूं। मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन नॉर्मल है। चाहे वो कितना भी हैंडसम हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। थोड़ी जेलसी फील हो रही है, लेकिन अभी मैंने एक वियर्ड ड्रिंक ट्राई किया है ऑफ अननोन ओरिजिन और मैंने किलर एबिलिटीज गेन कर ली हैं जिनके मैं सपने देखता था। अब किसी के आने से फर्क नहीं पड़ता। मैं बस खुद को ऑकवर्ड फील करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। डर है कि कहीं दूसरों को मेरा सीक्रेट पता न चल जाए। इस टाइम सिल्वर हेड लड़का मेरे सामने रुकता है और कैजुअली कहता है, क्या आपके पास लाइटर है? ये एटीट्यूड किसी को हेल्प मांगते वक्त नहीं होना चाहिए। ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो? आजकल यूथ का बिगेस्ट हॉबी स्मोकिंग नहीं, लेट नाइट अवेक रहना है। मैं अपने साथ लाइटर क्यों ले जाऊं? नहीं। मैं सर शेक करता हूं, साथ ही अंदर एक साय भी लेता हूं। अगर मेरी कंपनी की फीमेल कॉलीग्स को पता चल गया कि नेक्स्ट डोर हैंडसम वीपी स्मोक करता है तो उनकी फैंटेसीज डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ये वीपी का लुक और पर्सनैलिटी इजीली कन्विंस करता है कि वो फ्लॉलेस इमॉर्टल है। स्मोकिंग जैसी बैड हैबिट से कनेक्ट करना इम्पॉसिबल है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं केयरलेसली पूछ लेता हूं, स्मोकिंग? वीपी जिनके लॉन्ग सिल्वर हेयर और हैंडसम फेस है अपना राइट हैंड रेज करते हैं और उनके फिंगर्स के बीच एक सिगरेट दिखाई देती है। लोगों का परसेप्शन है कि आप स्मोक नहीं करते,
मैं स्माइल करके रिप्लाई करता हूँ। सोसाइटी के स्लेव के रूप में मेरे लिए साइट कंपनी के वीपी से नहीं डरना नॉर्मल है, लेकिन फ्रेंडली रिलेशंस इंश्योर करना ऑलमोस्ट सर्टन है। आफ्टर ऑल कोई नहीं जानता कि कब उन्हें जॉब छोड़नी पड़े और सबऑर्डिनेट बनना पड़े। एक और फ्रेंड का मतलब है एक और आउटलेट। ऑफ कोर्स अगर ये जेंटलमैन नेक्स्ट डोर कंपनी में ही रहेंगे तो मैं इस पर कंसिडर नहीं करूंगा। मैं ऐसे वियर्ड कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता जो दिन में सिर्फ 800 स्लोगन्स लगाती हो। लेकिन अगर वो मुझे पर मंथ 30,000 युआन से ज्यादा देने को रेडी हैं, तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि मैं आज ही शिप छोड़ दूंगा। ये बिजनेस वर्ल्ड है और पहला प्रिंसिपल है मनी के अगेंस्ट नहीं जाना। एनीवे, जब तक मैं लॉ ब्रेक नहीं करता और क्राइम नहीं करता, स्लोगन्स में क्या प्रॉब्लम है? अगर मुझे हर शाउट पे 100 युआन मिले तो मैं तब तक शाउट कर सकता हूं जब तक कंपनी बैंकरप्ट ना हो जाए। मेरा ये सुनते ही वीपी एक मोमेंट के लिए चुप हो जाते हैं और कहते हैं, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सिखाया, स्मोकिंग जैसी बैड हैबिट के लिए फ्रेंड से इंट्रोडक्शन कौन नहीं लेता। सिर्फ कुछ पेरेंट्स ही अपने किड्स को मिसलीड करते हैं। मैं माइंड में थोड़ा इरिटेटेड हूं। नेक्स्ट डोर वीपी फ्लुएंट मैंडरिन में कहते हैं, वो काफी सालों से डेड है। सॉरी, मैं रिप्लाई करता हूं। फिर मुझे वियर्ड लगता है, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? ये वीपी बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सिंस हम एक दूसरे से फेमिलियर नहीं हैं, मैं थोड़ी हैप्पीनेस एंजॉय करता हूं और स्टॉप करता हूं। मैं लेजी हूं परेशान होने के लिए। मैं अपनी वर्क प्लेस की कॉरिडोर की तरफ पॉइंट करता हूं। मेरे पास काम है। वीपी एक्सप्रेशन चेंज किए बिना सर शेक करते हैं। वो टर्न होते हैं और एलिवेटर लॉबी के विंडो के पास चले जाते हैं, जैसे वो नीचे रेन का व्यू देख रहे हों। मैं एलिवेटर लॉबी से एग्जिट करता हूं और अपनी वर्क प्लेस की तरफ राइट टर्न लेता हूं और वहां से ऑफिस की तरफ जाता हूं जहां मेरा डिपार्टमेंट है। सब गॉन है। उन्होंने सारे अम्ब्रेलाज ले लिए। मैं लाइट्स ऑन करता हूं और रूम चेक करता हूं। सही है। नॉर्मल क्लोजिंग टाइम पे रेन नहीं हुई। मैं 10 मिनट बाद निकला और कोइंसिडेंटली रेन में फंस गया। देख के कि ऑफिस में कोई नहीं, मेरा माइंड एक्टिव हो गया। मैं सोचता हूं ऑफिस में वीडियो देखने, घर के अंदर डांसिंग गर्ल्स देखने और फूड लाइव स्ट्रीम से इंस्पायर्ड होकर क्या डिनर करूं। लेकिन अब मैं रेस्टलेस हूं और मैं किलर की वेरियस एबिलिटीज टेस्ट करना चाहता हूं। जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है ट्रस्ट लीप, जिसमें फी कट का मंत्र नहीं, ये भी सही नहीं है। हु नोज इसे क्या कहते हैं। इन शॉर्ट, ये एबिलिटी टेम्पररी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करना और फेदर लाइक लैंड करना है। डेफिनेटली किलर्स की मोस्ट अनरियल एबिलिटी। मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने ये किया और मेरी मायोपिया फिक्स हो गई और एक्सीलेंट विजन मिली। मुझे ये टेस्ट करना है। मैं अपना ग्लासेस पॉकेट में रखता हूं और बिग ऑफिस के साइड विंडो की तरफ रन करता हूं। ये एक स्मॉल एली की तरफ फेस करता है। वहां एक शेल्टर है। यूजुअली कोई नहीं जाता अनलेस हैवी रेन हो। 10 फ्लोर्स, एम्प्टी एली। ट्रस्ट लीप टेस्ट करने के लिए परफेक्ट स्पॉट है। मैं विंडो ओपन करता हूं और नीचे देखता हूं। हैवी रेन में कोई पेडेस्ट्रियन ट्रेस नहीं। स्ट्रीट्स ग्लूमी और सैड है। रफली एक स्मॉल हैंड से कवर हो सकता है फ्रॉम 10th फ्लोर। लेट इट बी। पहले टेस्ट के लिए नीचे बेटर है। जैसे ही मैं थोड़ी शाय और पोलाइट स्माइल शो करता हूं, मुझे पीछे से आवाज सुनाई देती है, क्या कर रहे हो? मैं शॉक होके फास्ट टर्न करता हूं। फिर अपने बॉस से मिलता हूं। वो कभी अपनी पॉकेट में हैंड रखे बिग ऑफिस में वॉक कर रहे थे। वो मुझे देख रहा है। मिस्टर हुआंग? मैं चेक कर रहा हूं कि रेन रुक गई या नहीं। मैं इंस्टेंटली रीजन सोचता हूं। मेरे प्रेसिडेंट का लास्ट नेम हुआंग है, फर्स्ट नेम ताओ। एक बहुत हैंडसम फैशनेबल मैन। वहां एक वियर्ड गाय जो 18 ईयर्स में फादर बन गया। उसकी डॉटर इस ईयर कॉलेज स्टार्ट कर रही है। वो सिर्फ 36 ईयर्स का है और अभी भी गर्ल्स के बीच फ्लोटिंग है। न्यूज एंकर्स और एक्ट्रेसेस के हक के बीच वो एज पे है। लगता है सीईओ हुआंग को मेरे वजह से कोई सस्पिशन नहीं। वो सर शेक करते हैं और कहते हैं, तुम अम्ब्रेला नहीं लाए। जितना ज्यादा तुम सर्वाइव करोगे उतने ही यंग रहोगे। मैं ऑनेस्टली रिप्लाई करता हूं, ऐसी हैबिट नहीं है। सीईओ हुआंग अपना हैंड रेज करते हैं और चिन स्ट्रोक करते हैं। मेरे ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा अम्ब्रेलाज हैं, आओ और एक ले लो। तुमने इतने अम्ब्रेलाज रेडी किए? मैं रिस्पेक्टफुल टोन में पूछता हूं। आफ्टर ऑल वो मेरा सैलरी दे रहा है और काफी बड़ा है। सीईओ हुआंग स्माइल करते हैं। ये पहले की कुछ लेडीज से है। जैसा कि तुम जानते हो, वो हमेशा अम्ब्रेलाज लाना पसंद करती हैं। तुमने अपनी बैटलफील्ड एक्सपैंड कर दी ऑफिस की तरफ फ्लाई करके। क्या तुमने ये नहीं कहा कि सबसे ज्यादा डरनी चीज ये है कि अपनी डॉटर को बता दो? क्या तुम्हारी डॉटर हर वीक ऑफिस नहीं आती? मैं थोड़ा सरप्राइज होकर सर शेक करता हूं। ओके। सीईओ हुआंग और कुछ नहीं कहते, टर्न होते हैं और डोर की तरफ जाते हैं। जो वे वो खड़ा है और बॉडी पॉस्चर है, मुझे वियर्ड फीलिंग दे रहा है। मेरा बिलीफ, अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी यूज करनी है और फुल पावर लगानी है, तो मैं डेफिनेटली केपेबल हूं उसके बैक में नाइफ स्टैब करने के लिए। किलर इंस्टिंक्ट। जैसे ही ये थॉट आया, मैंने देखा सीईओ हुआंग वहां रुक गए और हेड बैक किया। क्या उसने मेरा बैड इंटेंशन फील किया? मेरा बॉडी स्टिफ हो गया। सीईओ हुआंग डीप थिंकिंग में लगते हैं और सॉफ्टली पूछते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है? पैसिव? मैं केयरलेसली मर्मा करता हूं।
सीईओ हुआंग सर शेक करते हैं। कल मॉर्निंग एयरपोर्ट पे एक वीआईपी को पिकअप करने में हेल्प करो। मैं ओल्ड एआई भेजूंगा डिटेल्स के लिए। ओके, मैं ना कहने की हिम्मत नहीं करता। अग्री करने के बाद मैं पूछता हूँ, सर वेट, वीआईपी फॉरेन है? हाँ, सीईओ पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं। इस टॉपिक पे मैं हेल्प नहीं कर सकता, बट पूछता हूँ, सर वेट, इतने सारे फॉरेनर्स अराउंड है, हमको ऑफिस में भी फॉरेन नेम लाना होगा। सीईओ हुआंग थोड़ा बैक लीन करते हैं और कहते हैं, ये इंटरनेशनल मेट्रो सिटी है। In the grey fog, we praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Grey fog curls where gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a nameless god. The distant star cuts through the night, cold revelation burning alive. Praise the fool, the unseen flame, a savior born without a name. Through sacrifice, through loss and pain, show that we've our food for Blessings fall like frozen rain, shielding hearts from endless pain. Does he save or does he deceive? A God we doubt, yet still believe. Praise the fool, The silent king. Farewell, my friends. Journeys carved in loss and time. Letters hold what voices can't. Names erased yet never gone. who now blesses gods above, when even gods must stand. Praise the fool when hope runs thin. At the edge where dreams begin. Dream of home, of voices true. Far beyond your sleep. We are waiting for you. Even the longest journey must